Students, today we are going to discuss RTP, which is issued by ICI है ना, for September attempt exam. So I would say कि RTP of costing was little easier than financial management. मतलब उतना हार्ड नहीं था जितना एफएम का अपन बोलते हैं. एफएम सब्जेक्ट वैसे भी हार्ड होता है, कॉस्टिंग कंपैरेटिवली फिर भी इजी लगता ही है. तो हाँ, इसमें कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो हमें प्रॉब्लम कर रहे हैं. तो उन सिलेक्टेड क्वेश्चंस को ही हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं. जो क्वेश्चंस मतलब एकदम सिमिलर है, मेरी बुक जैसे ही है, वो मैं नहीं कराऊंगा, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे उस पर. ठीक है, हम वही क्वेश्चंस करने वाले हैं जो इस बार नए आए हैं आरटीपी में. नई क्या है, मतलब कंसेप्ट तो वही है जो पढ़ाए हैं, बट उन पे फ्रेमिंग नहीं हुई है. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला क्वेश्चन जो था वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का था, है ना. इसमें कंटिन्यूअस मेरे पास क्वेरी आई थी कि सर ये जो प्राइस वेरिएंस इन्होंने लगा रखा है, प्राइस वेरिएंस जो लगा रखा है वो सर गलत लगा रखा है. तो मैं बोलूँगा कि इन्होंने आंसर में गलती नहीं करी है, इन्होंने क्वेश्चन गलत लिख दिया है. तो आप बल्कि क्वेश्चन में करेक्शन कर लीजिए कि प्राइस वेरिएंस जो है ना, ये परचेज से ही निकालना है. ये क्वेश्चन में ही लिखा हुआ होना चाहिए था, है ना. तो क्वेश्चन में जहाँ से कॉपी किया है वहाँ लिखा हुआ है, यहाँ नहीं लिखा हुआ है. तो आप लोग ये करेक्शन कर लीजिए कि प्राइस वेरिएंस परचेज से ही निकालना है. तो स्टूडेंट बता देते हैं क्वेश्चन क्या है. पहला पैराग्राफ इररेलेवेंट है. बोल रहा है ऑल्सो टॉयज इज अ न्यू प्लेयर इन द टॉय मैन्युफैक्चरिंग फाउंडेड विद अ पैशन फॉर क्रिएटिंग हाई क्वालिटी एंगेजिंग एजुकेशनल टॉयज. द कंपनी एम्स टू मेक अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द इंडस्ट्री एंड ऑल्सो ऑन द डेवलपमेंट ऑफ यंग माइंड्स. Following statement provides a comprehensive analysis of various cost variance for a particular period, outlining the difference between the expected cost and the actual cost. Expected cost मतलब आपका हो गया आपका standard cost और actual cost incurred. तो प्राइस वेरिएंस फेवरेबल दिया हुआ था, यूसेज वेरिएंस एडवर्स, रेट वेरिएंस एडवर्स, एफिशिएंसी एडवर्स, एक्सपेंडिचर एडवर्स, वेरिएबल का वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस भी दिया हुआ है. तो इसका मतलब ये तो क्लियर है कि वेरिएबल ओवरहेड आर्स बेसिस पे निकाला हुआ है, वेरिएबल ओवरहेड आर्स बेसिस पे निकाला है, तभी एफिशिएंसी वेरिएंस आता है. और फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस दे रखा था, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस भी दे रखा था ना, 62,500 फेवरेबल. और इसके अलावा फिर उन्होंने हमको पूरा बजट दे रखा था. Budget for the same period reflected the following data: volume 7500, material purchase 3750 kg. अब ये मटीरियल परचेज भी दे रखा था, मटीरियल यूज भी दे रखा था. तो परचेज बजट में तो यही था कि जितना खरीदेंगे उतना ही यूज़ करेंगे. तो एक्चुअल में तो ऐसा ज़रूरी नहीं है ना कि जितना खरीदेंगे उतना ही यूज़ करेंगे. तो इसी वजह से वो प्राइस वेरिएंस का गड़बड़ हो रहा है आपका. मटीरियल कॉस्ट 1,12,500, लेबर आर्स है 5625. तो इससे मुझे वेज रेट पता चल गई, मतलब मैं बोलूँ स्टैंडर्ड रेट पता चल गई. तो अगर 112500 हमारी लेबर की कॉस्ट है डिवाइडेड बाय 5625, तो आपकी लेबर की रेट भी 20 रुपये आ गई. और आपके मटेरियल की प्राइस निकाले, स्टैंडर्ड प्राइस, तो 1,12,500 डिवाइडेड बाय 3750, तो आपकी प्राइस 30 रुपीज़ आ गई. तो मटेरियल दे रखा था 1,12,500, तो प्राइस 30 आ रही है. लेबर भी दे रखा है 1,12,500, तो रेट 20 आ रही है. वेरिएबल ओवरहेड 56,250 है, और ये भी आपका स्टूडेंट्स 5625 आवर्स के लिए. तो वेरिएबल ओवरहेड की स्टैंडर्ड रेट 10 रुपये आ रही है. और फिक्स्ड ओवरहेड में भी अगर करें तो 112500 डिवाइड बाय वही 5625, तो रेट 20 रुपये आ रही है. तो ये बजट इसीलिए दिया हुआ था, एक तो कि इससे स्टैंडर्ड बना लो, और सारी रेट्स भी इसी से निकल जा रही है. एक्चुअल सारा गायब था. फिर इन्होंने बोला कि जो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स है ना, वो हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्ट पे ही दिखाते हैं. जो स्टॉक होता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके वेरिएंस पे,
क्योंकि बोल रहा है वो सब हम लोग स्टैंडर्ड पे ही दिखाते हैं। जैसे मान लो ओपनिंग है तो वो किस पे है, स्टैंडर्ड प्राइस पे। क्लोजिंग है तो वो किस पे है, स्टैंडर्ड प्राइस पे। द एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस वॉज 7750। हमको हमारा बेस दे दिया स्टूडेंट, जिसके अकॉर्डिंग हम सारा टेबल बनाते हैं। मटेरियल परचेज्ड भी हमको दे दिया था 5000 किलो। तो क्वेश्चन ये आ रहा था कि क्या कंज्यूम्ड भी 5000 किलो ही है, क्या कंज्यूम्ड भी 5000 किलो है। तो वो उन्होंने हमसे पूछा कितना मटेरियल आपने यूज़ किया, यानी कंज्यूम किया। ठीक है, और लेबर आवर्स कितने लगे, और इसके अलावा उन्होंने पूछा लेबर कॉस्ट कितनी लगी, वेरिएबल ओवरहेड कितना लगा, फिक्स्ड ओवरहेड कितना लगा। तो जो दिक्कत आ रही है वो सिर्फ प्राइस वेरिएंस की आ रही है, बाकी तो सब कर ले रहे हैं। पर फिर भी जिन्होंने नहीं किया उनके लिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ कैसे करना है। आप लोग अपना वही टेबल बना लेना, स्टैंडर्ड और एक्चुअल। एक्चुअल में आपका आउटपुट रहेगा 7750, तो स्टैंडर्ड भी 7750 के लिए बनेगा। मटेरियल में स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल कॉस्ट। तो यहाँ पे तो हम कंज्यूम्ड ही लेते हैं, कॉस्ट निकालने के लिए तो कंज्यूम्ड ही लेते हैं ना, कॉस्ट निकालने के लिए तो कंज्यूम्ड ही लेते हैं। अच्छा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो है वो मेरी आ जाएगी कि 3750 kg लगता है 7500 के लिए, तो 7750 के लिए कितना होगा, कितना आएगा बताना बेटा जल्दी से। 3875, और स्टैंडर्ड प्राइस 30 रुपीज़ हो जाएगी, तो इंटू 30 कर दिया तो 116250 आ जाएगा, है ना। ऐसे एक बार लेबर का भी टेबल बना देता हूँ। स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल रेट, एक्चुअल कॉस्ट। तो स्टैंडर्ड रेट तो 20 रुपये है, और आवर्स बोलेंगे 5625 लगते हैं 7500 के लिए, तो 7750 के लिए कितना आएगा, 5812.5 एंड मल्टीप्लाई बाय 20 कर दोगे तो 5812.5 इंटू 20, तो 116250 आपकी वही स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और इसके अलावा वेरिएबल ओवरहेड में भी स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो स्टैंडर्ड आवर्स तो लेबर वाले ही होते हैं, ये मैंने काफ़ी बार बोला है आपको अपने क्वेश्चंस में भी, लेबर के ही आवर्स इसमें आवर्स होते हैं। रेट आपकी वही 10 रुपये है, तो आपकी कॉस्ट आ जाएगी 58125। ठीक है, और रही बात फिक्स्ड ओवरहेड की, तो उसका टेबल बनाने की ज़रूरत है नहीं, बिना उसके ही काम हो जाएगा, क्योंकि उसमें सिर्फ एक्सपेंडिचर वेरिएंस है, और एक्सपेंडिचर वेरिएंस का फॉर्मूला बजटेड माइनस एक्चुअल होता है, तो उसमें ऐसे टेबल की नीड नहीं है। फिर इसके अलावा उन्होंने हमको जैसे दिया मटेरियल यूसेज वेरिएंस, तो यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो यूसेज वेरिएंस आपका 3750 एडवर्स है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्लस लगा रहे हैं या माइनस लगा रहे हैं। एडवर्स है तो माइनस साइन लगाया करो, प्लस फेवरेबल हो तो प्लस साइन लगा दिया करो। स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमने निकाल ली, एक्चुअल क्वांटिटी मिसिंग है, और स्टैंडर्ड प्राइस भी गिवन थी, तो इससे आपकी एक्चुअल क्वांटिटी निकल जाती है। तो कितनी आती है एक्चुअल क्वांटिटी, 4000 आ रही है क्या, 3750 डिवाइड बाय 30 और प्लस करेंगे 3875, तो 4000 आपकी एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड आ गई। एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड आ गई स्टूडेंट्स 4000। तो उन्होंने पहला पॉइंट यही पूछा था कि मटेरियल कितना यूज़ हुआ, तो इससे या तो आंसर सी आएगा या आंसर डी आएगा, दोनों में से एक आएगा। और फिर उसके बाद हमको प्राइस वेरिएंस गिवन था, तो प्राइस वेरिएंस है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड ही लेना है। सोल्यूशन सही है, क्वेश्चन रॉन्ग है। ठीक है, तो प्राइस वेरिएंस आप 25,000 फेवरेबल लेंगे, क्योंकि अगर हम प्राइस क्वांटिटी परचेज नहीं लेंगे ना, तो फिर अपना कोई ऑप्शन मैच नहीं करेगा, तो इसलिए ऑप्शन को मैं सही मान रहा हूँ, मैं क्वेश्चन को गलत मान रहा हूँ। एग्जाम में भी कभी ऐसा हो जाए कि लगे कि ऑप्शन तो मैच ही नहीं हो रहा है, तो एक बार देख लेना कि परचेज से निकाला हुआ हो, क्या पता। तो स्टैंडर्ड प्राइस, क्योंकि जो क्वेश्चन बन गया उसको बस अपन
ट्राई करके सॉल्व कर सकते हैं, गलत क्वेश्चन को हम खुद तो ठीक कर नहीं सकते ना। तो स्टैंडर्ड प्राइस 30 माइनस एक्चुअल प्राइस और इनटू परचेज क्वांटिटी 5000 थी, तो क्या इससे आपकी एक्चुअल प्राइस 25 आ रही है? 25 आ रही है क्या? फेवरेबल है ना, तो प्राइस कम है, तो ये कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 1 लाख आ जाएगी। तो अब उन्होंने जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट दे रखा है ना, वो क्वांटिटी परचेज के हिसाब से ही दे रखा है। तो 5000 को जब हम 25 रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी कॉस्ट 1,25,000 आ जाएगी। पूछा क्वांटिटी यूज्ड है, पर जो कॉस्ट दे रखा है वो परचेज से दे रखा है। तो जिससे ऑप्शन मैच हो जाए वही करना पड़ता है ना, और कोई तो है भी नहीं, सी और डी के अलावा तो कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि क्वांटिटी कंज्यूम तो 4000 ही आएगा, ये तो कंफर्म ही है हम लोग। तो दोनों में से सेट किससे हो रहा है? परचेज से सेट हो रहा है, तो परचेज मान लो। फिर ऐसे ही सिमिलरली आपका लेबर आवर्स निकालना था आपको, तो वही लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस यूज कर लेना। तो स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, तो एफिशिएंसी वेरिएंस आपका 3750 एडवर्स है। स्टैंडर्ड आवर्स अपने आ गए थे 5812.5, 5812.5 माइनस एक्चुअल आवर्स मिसिंग है, और स्टैंडर्ड रेट 20 रुपये है, तो शायद आपके एक्चुअल आवर्स इससे 6000 आ जाएंगे, और इसलिए आंसर बी हो जाएगा। फिर उसके बाद लेबर रेट वेरिएंस यूज करोगे, तो स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स, तो रेट वेरिएंस है आपका 5000 एडवर्स, और स्टैंडर्ड रेट हमारी मिसिंग पता है हमें 20 रुपीज़, एक्चुअल रेट मिसिंग है, इनटू 6000, तो ये आपका एक्चुअल रेट आएगा 20.83, और 6000 को अगर 20.83 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपनी लेबर कॉस्ट भी आ जाएगी 1,25,000। एक दूसरा तरीका भी है कि ये दोनों वेरिएंस को ऐड कर दो, जैसे एफिशिएंसी वेरिएंस और रेट वेरिएंस को ऐड कर दो, तो ये लेबर कॉस्ट वेरिएंस बन जाता है 8750 एडवर्स। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट करोगे, माइनस 8750, स्टैंडर्ड कॉस्ट में निकलवा चुका हूँ 1,16,250, तो 1,16,250 में एक्चुअल कॉस्ट माइनस करेंगे इक्वल्स टू माइनस 8750, तो आपकी एक्चुअल कॉस्ट 1,25,000 इससे भी आ रही है। दोनों तरीके से एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी। सिमिलरली वेरिएबल ओवरहेड में हो जाएगा, उसमें भी वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट पूछा है, तो हम यही कर सकते हैं कि दोनों वेरिएंस को ऐड कर दें, तो वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस दोनों को ऐड करने से आ जाता है, तो 15,000 एडवर्स प्लस 1875 एडवर्स, तो टोटल हो जाएगा 16,875 एडवर्स। और फिर कॉस्ट वेरिएंस स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट को बोलते हैं, कॉस्ट में ऑलरेडी निकाल चुका हूँ स्टैंडर्ड वाली 58,125, तो 58,125 माइनस एक्चुअल कॉस्ट इक्वल्स टू 16,875। तो दिस इज जस्ट एन ऑल्टरनेट, आपको अगर लग रहा हो कि नहीं मैं तो रेट निकाल के ही करूँगा तो वो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इससे आपका शायद आंसर आ जाएगा 75,000, शायद नहीं, कंफर्म है कि 75 ही आएगा। और लास्ट में फिर फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस दे रखा था, तो फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस दे रखा था इन्होंने, तो एक्सपेंडिचर वेरिएंस का मैं बोल रहा हूँ बजटेड माइनस एक्चुअली होता है, तो एक्सपेंडिचर वेरिएंस हमको कितना दिया हुआ है 62,500 फेवरेबल, और बजटेड मुझे 1,12,500 दे रखा है एक्चुअल ओवरहेड, तो इससे आपका एक्चुअल ओवरहेड आ जाएगा, तो वो कितना आ रहा है 6 माइनस करो तो 50,000 आ जाएगा, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। तो करवाए तो थे ही मैंने आपको मिसिंग फिगर वाले, है ना, 2-3 तो कराए थे छोटे छोटे, तो इन्होंने उसमें सारे ही डाल दिए इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स था वो एबीसी के ऊपर था, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो ऐसा सिमिलर क्वेश्चन अगेन हमने ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है, वो ड्रग स्टोर चेन, सुपरमार्केट चेन और केमिस्ट शॉप, ऐसा एक क्वेश्चन किया था ना, जिसमें जीपी निकालो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालो। तो ये उसी को थोड़ा सा इन्होंने लैंग्वेज चेंज करके दे दिया। तो मैं फर्स्ट पैराग्राफ स्किप कर रहा हूँ, किसी का मन हो तो घर पे पढ़ लेना।
है ना। इन्होंने बस यही बोला है इसमें कि हमको 3 प्रोडक्ट बनाने, ABC के क्वेश्चन में 3 ऑब्जेक्ट है, तो एक है मैक्स, एक है अल्ट्रा और एक है प्रो। पूरा नाम पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, आप शॉर्ट में नाम बनाया करिए उसका। तो मैक्स अल्ट्रा प्रो, तो मैक्स अल्ट्रा प्रो की रेवेन्यू पर यूनिट दे दी और COGS पर यूनिट दे दिया, तो आपका GP आ जाएगा इससे। और ये तो फिगर भी सेम था, मतलब जो मेरे हमारे बुक में था ना वही फिगर दे रखा था, ये रेवेन्यू और COGS का। इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो यही कि इन्होंने हमको ना 5 एक्टिविटी दे रखे हैं और 5 बेस दे रखे हैं, 5 ड्राइवर दे रखे हैं, मतलब कॉस्ट एलोकेशन बेस मतलब ड्राइवर। पर जब अगले पेज में हमने ड्राइवर वॉल्यूम देखा ना, तो वो हमको सिर्फ 3 के ही दे रखे हैं, ड्राइवर वॉल्यूम सिर्फ 3 ही दे रखे हैं, दैट इज लाइन आइटम्स, कार्टन शिफ्ट और आवर्स ऑफ शेल्फ स्टॉकिंग, है ना। ये सिर्फ 3 ही दे रखे हैं इन्होंने, सिर्फ 3 ही दे रखे हैं स्टूडेंट्स। एक तो लाइन आइटम दे रखा है, एक कार्टन्स डिस्पैच दे रखा है, एक आवर्स ऑफ शेल्फ स्टॉकिंग दे रखा है। तो यूनिट सोल्ड नहीं दिया हुआ है और ऑर्डर्स गिवन नहीं है, मतलब डायरेक्टली गिवन नहीं है। तो उसी के लिए ये पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ नया है, ये पैराग्राफ नया है ये देखने के लिए कि आप लोग कितना समझते हो। लास्ट ईयर व्हेन द कंपनी इनिशियली एक्सपेंडेड इट्स प्रोडक्ट लाइन, the sales were not much noticeable comparative to the earlier category of scooters. जब हमने इनिशियली स्टार्ट किया तो हमारी सेल इतनी चेंज नहीं हुई। The company could only sell 528, 330 and 110 units of Ola, मतलब E Max, Ultra और Pro against the order, against the order, यही तो 2 वर्ड थे, इतना बेचा और इतना ऑर्डर आया। आपको यही तो चाहिए था, कितना ऑर्डर आया और कितना बेचा, तो वो बता दिया इन्होंने, कितना बेचा और कितना ऑर्डर आया। तो बोल रहा है 616, 319, 396, 165 रिस्पेक्टिवली। पर हाँ इन्होंने आगे जाके और भी कुछ बोला है, हाउएवर विद द इंक्रीजिंग अवेयरनेस मोर पीपल स्टार्टेड बाइंग EVs एंड ड्यूरिंग द करंट ईयर द कंपनीज ऑर्डर एंड सेल्स, यही लाइन अंडरलाइन कर लो बस, ऑर्डर एंड सेल्स जंप टू 5 टाइम्स द लास्ट ईयर। तो क्या करना है, ये जो सेल यूनिट है इसको इंटू 5 कर देना और ये जो ऑर्डर्ड यूनिट्स है इसको इंटू 5 कर देना, आपके नंबर ऑफ ऑर्डर भी मिल जाएंगे, आपके नंबर ऑफ यूनिट्स भी मिल जाएंगे और फिर नॉर्मल ABC लगा देना। तो क्योंकि सिमिलर ही है तो इसलिए मैं ये पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ ना। अब ऐसे किसी ने किया और नहीं आया, ऐसा कोई केस है ना, इसमें दिक्कत आएगी नहीं। बस ये नंबर ऑफ ऑर्डर और नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड की प्रॉब्लम आती है, वो मैंने समझा दिया। जो यूनिट सोल्ड गिवन है उसको इंटू 5 कर देना और जो आपके ऑर्डर्स गिवन है उसको भी इंटू 5 कर देना, आपके नंबर ऑफ ऑर्डर भी आ जाएंगे, आपके नंबर ऑफ यूनिट्स भी आ जाएंगे। फिर एक क्वेश्चन नंबर 3 था MCQ का ही, छोटा क्वेश्चन MCQ का। 2 केस सिनेरियो हो गए, अब छोटा क्वेश्चन MCQ का। Suppose the units of a product are produced at the rate of 4 units per useful labor hour, पर यूजफुल लेबर आवर लिखा हुआ है ना। 1 घंटे अगर हम पूरा यूज करते हैं तो उसमें हमारे 4 यूनिट बन जाते हैं। आइडल टाइम इज 10% ऑफ आवर्स पेड, आइडल टाइम भी होता है पर वो किसका आइडल टाइम होता है, 10% ऑफ आवर्स यूज्ड नहीं है, 10% ऑफ आवर्स पेड है। पेड में से तो आइडल टाइम माइनस करते हैं तो वर्क आता है, आवर्स पेड में से आइडल टाइम माइनस करते हैं तो आपका आवर्स वर्क आता है, आइडल टाइम माइनस करते हैं तो आवर्स वर्क आता है। सेल्स ऑफ 1000 यूनिट्स आर बजटेड and finished good stock is expected to rise by 100 units. Finished good stock is expected to rise मतलब कि closing stock is more than opening stock। कभी भी ऐसे बोलते हैं stock is expected to rise, तो इसका मतलब closing opening से ज़्यादा है। और अगर बोलते हैं stock is declining तो मतलब closing opening से कम है। ये लाइन थोड़ा समझा करिए ना। तो क्लोजिंग ओपनिंग से ज़्यादा है क्योंकि स्टॉक बढ़ गया है, तो स्टॉक बढ़ गया है तो मतलब बनाया भी तो ज़्यादा होगा फिर। तो 1000 अगर बेचने का प्लान है और 100 आप अगर बढ़ा रहे हो तो मतलब आप 1100 बनाओगे, तो आपके प्रोड्यूस्ड यूनिट्स आ जाएंगे
तो प्रोड्यूस्ड यूनिट्स कितने हो जाएंगे 1100। प्रोड्यूस्ड यूनिट्स कितने हो जाएंगे 1100। अच्छा, द बजटेड लेबर आवर्स फॉर द प्रोडक्शन वुड बी, आपको आवर्स पूछ रहे थे, तो हम बोल रहे थे 4 यूनिट बनते हैं 1 घंटे में, तो अगर आप 1100 बना रहे हो तो 1100 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आपका 275 आवर्स आ जाएगा। तो शायद आप सोचोगे ऑप्शन देके 275 ही ठीक है, पर नहीं, उन्होंने हमसे पूछा है कि बजट कितना कर रहे हो आवर्स का, तो ये तो आवर्स वर्कड आए हैं, अपने को पेड आवर्स बताने पड़ेंगे बजट के लिए, है ना। जैसे मैंने लेबर बजट बनवाया हुआ है आप लोग को क्वेश्चंस में, तो हमने पूरा आवर्स पेड तक निकाला है उसमें। तो इसलिए इस 275 को अब आप 90% से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि ये तो वर्कड दिया हुआ है, और जो 10% है वो तो पेड का होगा। पेड इज 100, वर्कड इज 10, आइडल टाइम इज 10, तो वर्कड इज 90, तो ये 90 के लिए है, तो 100 के लिए कितना होगा, तो आपका इससे आंसर 306 आवर्स आ जाएगा। तो छोटा सा है पर गलती होने के चांस है, मैं तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मानूंगा इसे, कि अच्छा क्वेश्चन बनाया इन्होंने, कि कंसेप्चुअली किसने पढ़ रखा है वही इसको सही कर पाएगा। तो वर्डिंग्स पे ध्यान देना पड़ता है, यहाँ पर यूजफुल आवर लिखा हुआ है, पर यहाँ पर पेड आवर्स लिखा हुआ है, और बजट आवर्स हमेशा पेड आवर्स को ही बोलते हैं। चलिए, फिर उसके बाद 4th क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट जर्नल एंट्री, ये तो आ ही गया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट जर्नल एंट्री व्हेन ओवरहेड एक्सपेंसेस इनकर्ड, जिसमें 250 तो प्रोडक्शन ओवरहेड है और 250 एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है, तो हम एंट्री करते थे ये ओवरहेड टू जीएलए, तो वही इन्होंने दे दिया है, प्रोडक्शन ओवरहेड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड टू सीएलसी। स्टूडेंट्स, जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट का क्वेश्चन एमसीक्यू का दिया है कि इन्होंने, पहला पैराग्राफ अगेन कोई काम का नहीं है। उन्होंने बोला हमने 2 प्रोडक्ट बनाए हैं जॉइंट प्रोडक्ट में, ए और बी, तो वही सेल दे दिया और ओपनिंग दे दिया, क्लोजिंग दे दिया, तो इसमें आपका क्लोजिंग कितना बढ़ रहा है 3800, और इसमें आपका क्लोजिंग कितना कम हो रहा है 3800, तो इससे अगेन आपका प्रोड्यूस्ड आ जाएगा। याद है ना, हमने पढ़ाया था, मैंने नोट तक लिखवा रखा है कि जॉइंट कॉस्ट हमेशा क्वांटिटी प्रोड्यूस से निकलता है, क्वांटिटी सोल्ड से नहीं निकलता है। तो इन्होंने मैजिक क्या खेला, मतलब ट्रिक क्या खेला कि सेल्स कर दिया इन्होंने, तो आप सेल्स से मत बांट दीजिए कॉस्ट को, आपको प्रोड्यूस निकालना पड़ेगा। मैंने अच्छे से बार बार हाईलाइट भी किया था कि ये ध्यान रखने की चीज़ होती है, गलत हो जाता है। तो आपका स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वांटिटी आ जाएगा 117,800, और ये आ जाएगा आपका 76,000 माइनस 3800, तो 72,200 आ जाएगा। तो इनका टोटल करें अगर, तो ये 1,90,000 आ रहा है। फिर क्वेश्चन ने बोला जॉइंट कॉस्ट 20,90,000 है, इसको दोनों प्रोडक्ट के बीच में बांटना है ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स, फिजिकल वेट मेथड नहीं लगा रहे हैं, एवरेज यूनिट्स मेथड लगा रहे हैं, वजन के हिसाब से नहीं करना है, यूनिट्स के हिसाब से करना है। तो फिर पूछ रहे थे आंसर क्या होगा, तो सिंपल क्वेश्चन था 20,90,000 डिवाइडेड बाय 1,90,000, और क्योंकि वो हमसे सिर्फ ए का पूछ रहे हैं तो इनटू ए के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, 117,800 निकालना जल्दी से, कितना आएगा 19 लाख, तो आंसर ही नहीं है। क्या किया, 20,90 डिवाइडेड बाय 1,90,000, सॉरी हाँ 19 लाख, 19 लाख कहाँ से ले आए, 19 तो ऑप्शन में ही नहीं था, अच्छा हुआ बच गए, वरना टिक कर देते उसको। चलिए, मार्जिनल कॉस्टिंग में ये स्टूडेंट्स एफएम में भी ऐसा ही एक क्वेश्चन था, और मार्जिनल में भी वैसा ही इन्होंने क्वेश्चन डाल दिया। एमसीक्यू में बोल रहा है कि सेल कुड डिक्रीज बाय 50%, ये लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए, सेल कुड डिक्रीज बाय 50% बिफोर इट स्टार्ट्स इनकरिंग लॉसेस, यही मेन लाइन था इस क्वेश्चन में। अ कंपनी सेल्स को डिक्रीज बाय 50% बिफोर इट स्टार्ट्स इनकरिंग लॉसेस, मतलब लॉस हो नहीं रहा है, पर अगर मेरी सेल 50% कम हो जाए तो लॉस शुरू हो जाएगा। तो ये 50% क्या है, क्या है ये 50%,
मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यही तो बोलते थे मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब कि सेल और ब्रेक इवन सेल में कितना डिफरेंस है, तो जीरो हो जाएगा और लॉस शुरू हो जाएगा तो ब्रेक इवन तक पहुंच जाओगे मतलब। तो यहाँ बोल रहे हैं कि सेल कितनी गिर सकती है कि लॉस होने लग जाएगा फिर, तो यानी एमओएस दे दिया ना 50%, ठीक है। एंड फॉर एवरी 1 रुपी ऑफ सेल इट कैन कंट्रीब्यूट 40 पैसा टूवर्ड्स फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट, तो ये आपको पीवी रेशियो दे दिया। तो मतलब सीधे सीधे लिखने में जोर आ रहा था इनको, है ना, घुमा के लिखा है। एमओएस 50% है, पीवी रेशियो 40% है। फॉर द करेंट ईयर द कंपनीज फिक्स कॉस्ट अमाउंट टू 5 लाख। तो स्टूडेंट्स वही सेल्स पूछ रहे हैं आपसे, तो आप ऐसा कर सकते हो कि जैसे फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो कर दे, तो आपका पहले बीईपी आ जाएगा, तो फिक्स कॉस्ट हो जाएगी 5 लाख और पीवी रेशियो हो जाएगा आपका 40%, तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 0.4, तो आपका बीईपी आ जाएगा 12.5 लाख रुपए, और बीईपी आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अगर एमओएस 50% है तो याद है ना कि 100 माइनस एमओएस करते थे तो भी आपका बीईपी आ जाएगा, वो भी 50% होगा, तो आपकी सेल निकल जाएगी, दैट इज 12.5 लाख डिवाइडेड बाय 50%, तो आपकी सेल 25 लाख आ जाएगी। तो जिसको ये पहली लाइन का मतलब समझ में आ गया वो तो ये सही कर देगा, पर अगर नहीं समझ में आया तो अब आपको लर्न करना पड़ेगा कि ये लाइन ऐसी लिखी हो तो हमको यही मानना है, एमओएस 50%। फिर स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आया मटेरियल का, मटेरियल का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आया एक। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये कुछ कुछ मिलता जुलता सही है जैसे मैंने आप लोग को टेस्ट में भी दिया हुआ है ना। मटेरियल में एक क्वेश्चन था जिसमें जो मैंने टेस्ट में दिया हुआ है कि वो स्टॉक वगैरह एडजस्ट करना होता है मटेरियल निकालने के लिए, तो अच्छी बात है कि एक और दे दिया, एक और प्रैक्टिस हो जाएगी अपनी, ये मैं करा रहा हूँ। XYZ is engaged in the business of manufacturing A. The material required for A is material B. प्रोडक्ट का नाम है A, उसके लिए बनाने के लिए चाहिए मटेरियल B। अच्छा, इंपॉर्टेंट है कि ईच यूनिट रिक्वायर्स 2 kg ऑफ मटेरियल B, 2 किलो लगता है। हाउएवर द यील्ड, यील्ड मतलब हम लोग बोले हुए बार बार आउटपुट होता है, आउटपुट ऑफ ईच यूनिट ऑफ मटेरियल B इज 80% ऑफ इनपुट, मतलब वही 100 लगाएंगे तो 80 बनेगा। तो जैसे आप बोलोगे कि मुझे 15,000 बनाना है, तो आपको मटेरियल 15,000 डिवाइडेड बाय 80%, आपको मटेरियल ज़्यादा चाहिए होगा। द डिटेल्स गवर्निंग द प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट इज एज फॉलोज। तो द प्रोजेक्टेड सेल्स दे दिया था 10,000 यूनिट है ए का, है ना, ए का, और ओपनिंग स्टॉक भी ए का दे दिया, क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया इन्होंने। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया तो हम लोग क्या मानेंगे, क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया तो क्या मानेंगे, जीरो मानेंगे और क्या। तो हमने पता लगा लिया कि हमको जो प्रोड्यूस करना है ना वो 9 करो 10,000 माइनस 948, 9052 यूनिट्स ही बनाना है। फिनिश गुड स्टॉक क्लोजिंग बढ़ नहीं रहा है, कम हो गया है, तो माइनस हो जाएगा, 948 यूनिट्स कम कर देंगे, आप 9052 बनाओगे। या ऐसे सोच लो 10,000 में हम लोग का 948 तो पहले से ही पड़ा हुआ है, तो वो माइनस करके ही तो पता चलेगा कितना बनाना है। या अगर बजट चैप्टर आपने रिवाइज कर लिया है तो बजट चैप्टर में हम लोग प्रोडक्शन बजट बनाते थे ना, तो उसमें क्या लिखते थे, सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, प्रोडक्शन आ जाता है, तो वही आ गया प्रोडक्शन 9052। अच्छा, 9052 आया, फिर ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल बी भी दे रखा है स्टूडेंट्स। रॉ मटेरियल बी का भी ओपनिंग है 2630 किलो, तो हमको पता है 9052 बनाना है और एक यूनिट बनाने में 2 किलो लगता है। या पहले नॉर्मल लॉस एडजस्ट कर देता हूँ, एक काम करता हूँ, तो 9052 डिवाइडेड बाय 80% करें, तो 9052 डिवाइडेड बाय 80%, तो ग्रॉस प्रोडक्शन आ जाएगा 11315। ये नेट प्रोड्यूस है और ये ग्रॉस प्रोड्यूस है, तो ग्रॉस प्रोड्यूस आ जाएगा आपका 11315, और एक यूनिट बनाने में 2 किलो लगता है, तो आपका कंजम्पशन आ जाएगा, तो आपका कंजम्पशन हो जाएगा 22,630।
22,630 का कंजम्पशन है, 22,630 का कंजम्पशन है। तो जैसे अगर आपको यूसेज निकालने की ज़रूरत है कि एवरेज यूसेज कितना है मेरा, तो वो 22,630 से ही निकलेगा। तो आपका एवरेज यूसेज आ जाएगा डिवाइडेड बाय 365 करूं, 22,630 डिवाइड बाय 365, तो आपका एवरेज यूसेज पर डे 62 आ गया। पर पॉइंट ये आ रहा है क्या खरीदोगे भी 22,630, तो उन्होंने बोला था ओपनिंग भी तो पड़ा है 2630 का, तो 22,630 में अगर हम 2630 माइनस कर दे तो आपको जो खरीद के लाना है ना वो 20,000 ही लाना है। ये कैलकुलेशन समझ में आनी चाहिए इसमें। और ये पूरा बजट से लिंक होता है, बजट चैप्टर जिसको ज़्यादा अच्छे से आएगा उसी को ये क्वेश्चन भी जल्दी समझ में आएगा। सबको क्लियर है, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर स्टूडेंट्स आपका ओ है, और रेट ऑफ ओवरड्राफ्ट 12.5% है, ऑब्सोलिसेंस रेट भी 12.5% है। मैंने पढ़ाया हुआ है कि जो भी परसेंट में होते हैं वो सब सी होते हैं आपके, तो 25% हो गया ये। प्राइस 20 रुपये है तो आपका सी हो गया 5 रुपये एक्चुअली। करंट प्राइस पॉलिसी है कि हम क्वार्टरली मंगाते हैं, करंट पॉलिसी तो है कि हम क्वार्टरली मंगाते हैं। मैक्सिमम यूसेज इज मोर देन मिनिमम यूसेज 100 kg। मुझे स्टूडेंट्स एवरेज यूसेज पता है, मुझे स्टूडेंट्स एवरेज यूसेज पता है, तो अगर मैं मिनिमम यूसेज को x मान लूँ तो मेरा मैक्सिमम यूसेज हो जाएगा x प्लस 100, x प्लस 100। तो एवरेज यूसेज का फॉर्मूला होता है मिनिमम यूसेज प्लस मैक्सिमम यूसेज डिवाइडेड बाय 2, तो आपका ना इससे x निकल जाएगा, तो x आएगा 12, यानी मिनिमम यूसेज 12 हो गया, तो आपका मैक्सिमम यूसेज 112 हो जाएगा। क्लियर है ये लाइन? और वेटिंग टाइम फॉर ऑर्डर मतलब लीड टाइम, वेटिंग टाइम फॉर ऑर्डर मतलब लीड टाइम, वो आपका 4 to 8 डेज आ जाएगा। तो सबसे पहले पूछा EOQ निकालो, तो वही फॉर्मूला हो जाएगा 2 इंटू 20,000 और इंटू O दैट इज 500 एंड डिवाइडेड बाय 5, तो आई थिंक सो इससे शायद 2000 kg आ रहा था। और फिर उन्होंने पूछा रीऑर्डर क्वांटिटी बताओ, तो EOQ और ROQ दोनों क्यों पूछ लिया सर? तो मतलब वो क्वार्टरली के हिसाब से पूछ रहे हैं कि क्वार्टरली के हिसाब से आपका ROQ क्या आएगा, क्वार्टरली के हिसाब से ROQ क्या आएगा। तो क्वार्टरली के हिसाब से पूरे साल में आपको 20,000 चाहिए और साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो मतलब आप एक बार में 5,000 किलो मंगाओगे। वैसे तो हम EOQ को ही ROQ बोल देते थे, पर इस क्वेश्चन में दोनों अलग अलग पूछा है ना, तो मतलब दोनों का आंसर अलग अलग देना है। और रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला होता है आपका मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, तो 112 आपका मैक्सिमम यूसेज है और 8 दिन का आपका मैक्सिमम लीड टाइम है, आपका आंसर 896 kg आ जाएगा। मैक्सिमम स्टॉक की बात करें तो रीऑर्डर लेवल दैट इज 896 प्लस EOQ वाला लेना है इसमें, इसमें क्या लेना? EOQ वाला ही लेना, क्योंकि हम तो EOQ को ही ROQ बोलते थे। और माइनस मिनिमम यूसेज दैट इज 12 इंटू मिनिमम लीड टाइम दैट इज 4 डेज, तो इससे आपका आंसर 2848 आ जाएगा। फिर मिनिमम लेवल, तो मिनिमम लेवल इज रीऑर्डर लेवल दैट इज 896 माइनस मिनिमम एवरेज यूसेज लेते थे मिनिमम में, तो इसमें आएगा 62 इंटू एवरेज लीड टाइम 6, तो 62 इंटू 6 माइनस कर दो 896 में 524 kg आ जाएगा। और फिर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस पूछ रहा है ऑन EOQ वर्सेस ROQ, तो इसमें याद हो तो मैं कॉस्ट निकलवाता था आपको। अच्छा, रेलिवेंट कॉस्ट से आंसर दिया जा सकता है, रेलिवेंट कॉस्ट से आंसर कैसे दिया जा सकता है? क्योंकि परचेज प्राइस तो सेम ही है, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाल लो पहले, A अपॉन EOQ इंटू O, ये मान लेते हैं EOQ है और ये मान लेते हैं ROQ है। तो EOQ आपका हो जाएगा मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाएगा 20,000 डिवाइडेड बाय, आप एक बार में 2,000 मंगा रहे थे और पर ऑर्डर आपका 500 रुपये लग रहा था, तो 5,000 आएगा। तो ये तो कंफर्म हो कि कैरिंग कॉस्ट भी 5,000 ही आएगा। रीऑर्डर क्वांटिटी में हम क्वार्टरली मंगा रहे हैं यानी 4 बार मंगा रहे हैं, 500 रुपये के हिसाब से 2,000 की कॉस्ट आएगी और कैरिंग कॉस्ट हो जाएगी आपकी 2,500 डिवाइडेड बाय 2 और इंटू 5 रुपये, तो 2,500 डिवाइड बाय 2 इंटू 5 रुपये, 5 रुपये था ना, नहीं 5,000 था, रीऑर्डर क्वांटिटी 5,000 है, तो 5,000 डिवाइडेड बाय 2
और 2500 इंटू 5 तो 12,500 आ जाएगा, और दोनों का डिफरेंस कर देना। और फिफ्थ पॉइंट में वही किया जो हम, सॉरी सेवेंथ पॉइंट में वही किया जो हम बोलते थे हमेशा कि इसमें डिस्काउंट दे दिया। तो स्टूडेंट सेवेंथ पॉइंट में अगर डिस्काउंट दे दिया, बोल रहा है 5% का डिस्काउंट है, 5% का डिस्काउंट है, इज प्रोवाइडेड फॉर क्वार्टरली परचेज बाय द सप्लायर, विल योर आंसर अबव चेंज? तो ऑब्वियसली चेंज। तो अब इसमें परचेज कॉस्ट भी डाल देना, है ना। तो परचेज कॉस्ट ले लोगे तो EOQ और ROQ में एक तो परचेज कॉस्ट ले लेना, तो A इंटू पी होता है, तो 20,000 इंटू परचेज प्राइस आपकी कितनी थी? अच्छा, परचेज प्राइस दी हुई नहीं थी, ओके। तो परचेज प्राइस जब दी हुई नहीं थी तो आपको मैंने एक तरीका सिखाया हुआ है कि हम लोग डिस्काउंट नहीं दी हुई है ना, 20 रुपये, हाँ दी हुई है, तो परचेज कॉस्ट फिर तो निकल जाएगा, वरना आप ऐसे भी कर सकते थे, ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट माइनस डिस्काउंट, ऐसा भी मैंने कराया हुआ है। तो ए आपका था 20,000 इंटू परचेज प्राइस 20 रुपये, तो 20,000 इंटू 20, तो ये आपका आ गया 4 लाख। और रीऑर्डर क्वांटिटी में हो जाएगा 20,000 इंटू 5% का डिस्काउंट, तो 19 रुपये, तो 3,80,000 का ये कॉस्ट हो गया, मतलब 20,000 का डिस्काउंट हो गया। ऑर्डरिंग कॉस्ट 5,000 और 2,000 ही रहेगी, और कैरिंग कॉस्ट जो है ना वो इसमें तो 5,000 ही रहेगी, पर यहाँ चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5,000 अपॉन 2 इंटू 19 का 25% होता था, तो 4.75 हो जाएगा। 5,000 डिवाइड बाई 2 इंटू 4.75, तो 11,875 आ जाएगा। इससे आपका डिसीजन आ जाएगा। तो वैसे इजी है, अगर आपने मेरे टेस्ट वाला क्वेश्चन दोबारा किया हो तो, पर नहीं किया होगा तो अब रिवाइज हो गया कि इसी तरह से करना होता है। स्टूडेंट्स कोई डाउट है? 8th क्वेश्चन सेम है ना, 8 क्वेश्चन सेम है, ये मैं नहीं करवा रहा हूँ, अगेन टेस्ट पेपर्स में भी डाले हुए हैं मैंने ये। तो बस हमारे क्वेश्चन में 120 था यहाँ पर और 135 था यहाँ पर, उसको उन्होंने डबल कर दिया है, तो डबल कर दिया है, पर कॉस्ट पर यूनिट तो वही निकल के आएगी जो आपने करा हुआ है, तो ये मैं नहीं करा रहा हूँ ना। 9th क्वेश्चन ओवरहेड का आया था, फ्रेमिंग अच्छी थी, वही डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन था। 9th क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन था। SA लिमिटेड हैज 3 प्रोडक्शन एंड 3 सर्विस डिपार्टमेंट। एक आपका हो गया स्टोर्स, इंजीनियरिंग सर्विस, जनरल सर्विस। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट सर्व्स M1 M2 ओनली, ये सिर्फ M1 M2 को ही देता है। इंजीनियरिंग वाला जो है वो सिर्फ M1 और M2 को ही सर्विस देता है, बाकी दोनों जो है वो सबको देते हैं। रेलिवेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड विथ X एंड Y आर एज फॉलोज। तो इन्होंने बता दिया कि X बनाने में M1 को 10 घंटे लग रहे हैं और Y को 6 घंटे लग रहे हैं, Y में मतलब X बनाने में M2 को 4 घंटे लग रहे हैं, Y में उसको 14 घंटे लग रहे हैं। A1 में X में 14 घंटे लग रहे हैं, Y में 18 घंटे लग रहे हैं, लेबर आवर्स लिखा हुआ है। उन दोनों में तो मशीन आवर्स है और इसमें आपका लेबर आवर्स है। तो इससे ये समझ में आ गया कि एब्जॉर्प्शन मेथड जब लगाएंगे तो M1 के लिए तो मशीन आवर्स मेथड लगाएंगे और M2 के लिए भी मशीन आवर्स मेथड लगाएंगे और A1 के लिए आप लेबर आवर्स मेथड लगाएंगे। ये हमको समझ में आ गया इस इंफॉर्मेशन से कि एब्जॉर्प्शन करना कौन से मेथड से है। बजटेड ओवरहेड स्टूडेंट्स गिवन थे, पर ये हर डिपार्टमेंट के गिवन थे, तो हर डिपार्टमेंट के गिवन है ये, तो मतलब अपने को अभी बहुत कुछ करना है, अभी डिस्ट्रीब्यूशन करना बाकी है। इसके अलावा ये भी दे रखे हैं, है ना, कि डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी 792 है, इंश्योरेंस 144 है। तो जैसे डेप्रीसिएशन ऑफ मशीनरी को कैसे बांटते हैं अपन? वैल्यू ऑफ मशीनरी से। तो इस क्वेश्चन में उसकी बुक वैल्यू दे रखी है, तो बुक वैल्यू से डिवाइड हो जाएगा। इंश्योरेंस दे रखा है मशीनरी का, सेम बुक वैल्यू से। इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग है तो फ्लोर एरिया से, फ्लोर एरिया से। तो इसमें लिखा था कि टोटल बिल्डिंग इंश्योरेंस फॉर M1 जो है ना वो 1/3 ऑफ एनुअल प्रीमियम है, मतलब 64,800 में से M1 का अलग कर दिया,
तो 64,800 का 1/3, 68,400 का 1/3 22,800 आता है। तो 22,800 तो स्टूडेंट्स M1 का है और बाकी अपने को पता नहीं है, वो दोनों का है। मतलब पावर जो है वो हम लोग कैसे बांटते थे, HPR से, और लाइट को हम लोग बांटते थे लाइट पॉइंट से, पर लाइट पॉइंट्स गिवन नहीं है तो उसको फ्लोर एरिया से ही बांट दिया जाएगा। रेंट जो है 2,53,500 है। द जनरल सर्विस डिपार्टमेंट इज लोकेटेड इन अ बिल्डिंग ओन्ड बाय कंपनी। जो जनरल डिपार्टमेंट है ना, उसका रेंट जो है वो नहीं लिया हमने, क्योंकि उसमें हमारी खुद की बिल्डिंग इन्वॉल्व है। इट इज़ वैल्यूड एट 1,20,000। बिल्डिंग हमारी खुद की है, जनरल डिपार्टमेंट हमने खुद की बिल्डिंग में लगा रखा है, उसकी वैल्यू 1,20 है। एंड इट इज़ चार्ज इनटू कॉस्ट एट नोशनल वैल्यू ऑफ 8% पर एनम। और हम 8% नोशनल कॉस्ट इसकी मानते हैं, तो 1,20 का 8% कितना हो गया, 9,600 रुपीज़। दिस कॉस्ट इज एडिशनल टू द रेंट शोन अबव। तो ये नहीं आएगा स्टूडेंट्स, है ना। वैसे तो नोशनल कॉस्ट हम लोग इंक्लूड करते हैं, पर ये नोशनल रेंट नहीं है, ये रेट दी हुई है 8% पर एनम। तो इट डज नॉट इंडिकेट कि वो रेंट है। ये तो आपकी एक तरह से आप बोल रहे हो कि ये पैसा मेरा लगा हुआ है, तो मैं ये पैसा कहीं और लगाता तो 8% मिल जाता है। एक तो इंटरेस्ट रेट है ये, एक तरह से ये इंटरेस्ट की कॉस्ट हो गई, ये आपके रेंट की कॉस्ट नहीं हुई। और इंटरेस्ट जो है वो प्रोडक्शन ओवरहेड का पार्ट नहीं होता है, इंटरेस्ट प्रोडक्शन ओवरहेड का पार्ट नहीं होता है। तो इस वजह से इसका कुछ नहीं करना था, फालतू कंफ्यूज करा था। ठीक है, नोशनल रेंट लिखा होता तो मैं ले लेता, नोशनल रेंट नहीं लिखा हुआ है। इसके अलावा बोल रहे हैं द वैल्यूज ऑफ इश्यूज ऑफ मटेरियल टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आर सेम इन प्रपोर्शन एज शोन फॉर कंज्यूमेबल सप्लाईज। तो कंज्यूमेबल सप्लाईज जो हम बोल रहे हैं ना, उसी प्रपोर्शन में मटेरियल आपका यूज हुआ है। तो अब उन्होंने बुक वैल्यू दे दी थी मशीनरी की, तो शायद इसका टोटल लगाते हैं तो 60 लाख आता है। और उन्होंने फ्लोर एरिया दे दिया था स्टूडेंट्स, तो इसका टोटल 25,000 आ रहा है। और हॉर्स पावर आवर्स दे दिए थे, तो इसका टोटल 100 आ रहा है। और लेबर आवर्स का टोटल आ रहा है 6,50,000। और मशीन आवर्स का टोटल आ रहा है 90,000। ठीक है, तो जब हम एब्जॉर्प्शन करेंगे तो हम इन आवर्स को यूज करेंगे। तो पहला पॉइंट तो बोला आप पूरा डिस्ट्रीब्यूशन करके बताइए, है ना। पहला पॉइंट बोला ओवरहेड स्टेटमेंट बनाइए, सबका बेसिस बताइएगा। तो हम लोग एक बेसिस का कॉलम भी बनाते थे। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग एलोकेटिंग सर्विस डिपार्टमेंट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इग्नोरिंग द अपोर्शनमेंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट अमंग सर्विस डिपार्टमेंट। बोल रहा है कि हम एक दूसरे में नहीं डालेंगे, तो एक दूसरे में नहीं डालेंगे तो इसका मतलब डायरेक्ट एलोकेशन मेथड लगाना है। कौन सा मेथड लगाना है, डायरेक्ट एलोकेशन मेथड लगाना है। जब आप सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो उसमें आपको डायरेक्ट एलोकेशन मेथड लगाना है। ठीक है, और फिर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालनी है एंड देन कैलकुलेट द ओवरहेड्स टू बी एब्जॉर्ब्ड बाय एक्स एंड वाई। तो मैं करने जाऊंगा ना तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो मैं इसका सल्यूशन ही आपको बता देता हूँ, वही समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो थोड़ा सा हमको हॉरिजॉन्टली देखना पड़ेगा, इंस्टीट्यूट ने सोल्यूशन ही उल्टा दिया। तो आपको सबसे पहले इनडायरेक्ट वेजेस दिया हुआ था स्टूडेंट्स, वो हमने सारे डिपार्टमेंट का लिख दिया। कंज्यूमेबल सप्लाईज जो है वो भी हमको सारे डिपार्टमेंट का दे दिया। डेप्रीसिएशन मैंने बोल ही दिया, वैल्यू ऑफ मशीन से बांटना है। तो वैल्यू ऑफ मशीन कैसे आएगा, तो आपका डेप्रीसिएशन था कितना था,
7,92,000, तो 7,92,000 को 60 लाख से डिवाइड कर दोगे और 24 लाख से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा 3,16,800, और ऐसे फिर बाकी का सबका आ जाएगा। फिर नेक्स्ट उसके बाद दिया हुआ था इंश्योरेंस ऑफ मशीन, वैल्यू ऑफ मशीन से ही करना है, तो इंश्योरेंस गिवन था 1,44,000 डिवाइडेड बाय 60, 1,44,000 डिवाइड बाय 60 और इंटू 24, तो ये आपका 57,600 आ रहा है, ऐसे ही बाकी सबका आ जाएगा। फिर नेक्स्ट उसके बाद दिया हुआ था इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग, तो हमने बोला था M1 में तो 21,600 ही आएगा, M1 में तो 21,600 ही आएगा। M1 में 21,600 क्यों आएगा? 64,800 का 1/3 तो M1 का ही है, तो वो तो 21,600 हो गया। तो बाकी का बचा जो 64,800 डिवाइड बाय 3 इंटू 2, दैट इज 43,200, वो 43,200 सब में डिवाइड होएगा। और वो किस बेसिस पे डिवाइड होना है? इंश्योरेंस किस चीज़ का है? बिल्डिंग का। बिल्डिंग का बेसिस होता है फ्लोर एरिया, तो अब इसमें हम लोग M1 का एरिया छोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा डिवाइड बाय 20,000। अब डिवाइड बाय 25,000 नहीं होगा, डिवाइडेड बाय 20,000 होगा, एंड मल्टीप्लाई बाय आपका 6,000। तो करना 43,200 डिवाइड बाय 20 इंटू 6, तो ये आपका 12,960 आ जाएगा, और ऐसे ही बाकी सबका आ जाएगा। और फिर उसके बाद उन्होंने पावर बोला, तो पावर के लिए स्टूडेंट्स हम लोग HPRs को बेस लेते हैं, तो पावर में हमारा टोटल खर्चा कितना दे रखा है? 12,960, तो 12,960 ये 100 के लिए है, तो 50 के लिए कितना होगा? तो आपका 64,800 आ जाएगा। फिर उसके बाद उन्होंने लाइट दे रखा था, तो लाइट जो है वो लाइट पॉइंट से होता है, पर लाइट पॉइंट्स नहीं दिया हुआ था, तो फ्लोर एरिया से करेंगे। फ्लोर एरिया लाइट का टोटल है 1,08,000, तो 1,08,000 डिवाइडेड बाय फ्लोर एरिया 25,000 एंड मल्टीप्लाई बाय आपका 5,000, तो ये आपका 21,600 आ जाएगा, बाकी सबका भी ऐसे ही आ जाएगा। और नेक्स्ट उसके बाद हमको रेंट दिया हुआ है, जो मैंने बोला उसमें नोशनल रेंट तो कुछ है नहीं, तो 253,500 को ही बांटना है आपको, वही फ्लोर एरिया के बेसिस पे 253,500 डिवाइडेड बाय, अच्छा इसमें अब जनरल वाला नहीं लेंगे, जनरल वाला फ्लोर एरिया नहीं लेंगे, है ना, तो ये डिवाइड बाय 23,500 होएगा, तो 253,500 डिवाइडेड बाय 23,500, क्योंकि जनरल सर्विस तो खुद की बिल्डिंग में है, और खुद की बिल्डिंग में तो उसके ऊपर कोई रेंट नहीं जाएगा, तो इंटू 5,000 हो जाएगा ये, तो 253,500 डिवाइड बाई 23,500 इंटू 5,000, तो ये कुछ 53,936 आ रहा है, इसको इंस्टीट्यूट ने 53,940 कर दिया, राउंड ऑफ कर दिया, ठीक है, क्योंकि उन्होंने रेशियो से बांटा तो उससे शायद 40 आ रहा होगा, अपन पूरा फिगर ले रहे तो 36 आ रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2-4 रुपए में कोई दिक्कत नहीं होती है। फिर उसके बाद स्टूडेंट सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, वो आप लोग को आता ही है डायरेक्ट एलोकेशन से, उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ। और देन उसके बाद फिर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालना था, तो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट जो है वो M1, M2 और A1 तीनों डिपार्टमेंट का अलग अलग निकालेंगे। एक क्वेश्चन मैंने भी ऐसा कराया था कि मशीन आर अलग है, मशीन डिपार्टमेंट अलग है, असेंबली डिपार्टमेंट अलग है, पैकिंग डिपार्टमेंट अलग है, तीनों के हमने रिकवरी रेट निकाले थे, तो वही उन्होंने भी किया, तीनों डिपार्टमेंट की रिकवरी रेट निकाल दी। तो ओवरहेड ये आई गए पीछे से, और उसको डिवाइड कर दिया, इसमें मशीन आर से, इसमें भी मशीन आर से, और इसमें लेबर आर से, रेट पर मशीन आर आ गई, दैट इज एब्जॉर्प्शन रेट या रिकवरी रेट आ गई। और फिर जिसमें जितने आर्स लगे उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते थे, याद हो तो, जिसमें जितने आर्स लगे उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने ओवरहेड यानी रिकवर्ड ओवरहेड निकल जाते हैं और प्रोडक्ट की कॉस्ट आ जाती है। आगे का पार्ट तो सेम ही था। तो इसमें हाँ ये बिल्डिंग वाला पॉइंट अच्छा था, मतलब रेंट वाला स्टार मार्क लगा सकते हो आप इस पर ध्यान रखने के हिसाब से। और एक ये इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग भी इम्पोर्टेंट था, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग, दोनों बिल्डिंग के पॉइंट अच्छे थे। फिर स्टूडेंट्स 10th क्वेश्चन जो है इंस्टीट्यूट ने कॉस्ट शीट का दिया था, तो मैं पूरी कॉस्ट शीट तो नहीं बनवा रहा हूँ आपको, पर मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन सा आइटम किस हेड में लेना है। कैलकुलेशन का क्वेश्चन नहीं था, सही जगह पे लिखने का क्वेश्चन था। तो कॉस्ट शीट में कैरेज इनवर्ड जो है ना, ये मटेरियल की कॉस्ट में ही ऐड हो जाता है,
कैरेज इनवर्ड हम लोग पढ़ते थे कि ऑर्डरिंग कॉस्ट है और ऑर्डरिंग कॉस्ट मटेरियल की कॉस्ट में ही ऐड करना होता है, पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस सैलरी है ना, ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में आएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस सैलरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में आएगा। तो शायद मेरे पास डाउट आए थे कि इंस्टीट्यूट ने इसको सर रिलेटेड टू प्रोडक्शन मान लिया, तो मैं बोल रहा हूँ कि आप कुछ भी मान लो, आपका फाइनल आंसर सेम ही आएगा। इन्होंने गलत कर दिया है मतलब, पर अपना आंसर वही आएगा, आंसर में चेंज नहीं आएगा। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, वैसे तो बैड डेट्स हम लोग लेते नहीं है कॉस्टिंग में, पर अगर दे रखा है तो लेना पड़ेगा, कॉस्ट शीट में लेना पड़ता है। इंटरेस्ट, बैड डेट्स, ये सब हम लोग लेते हैं और वही जनरल में डाल देना इसको। कैरेज आउटवर्ड जो है ना, कैरेज आउटवर्ड सेलिंग ओवरहेड होता है, ये आपका सेलिंग ओवरहेड में चला जाएगा। अच्छा, जीएसटी नहीं आएगा क्योंकि उसका आईटीसी अलाउड है। अब तो आपने जीएसटी पढ़ लिया है तो आपको शायद समझ में आता ही होगा कि ना जीएसटी को हम लोग कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करते हैं। सैलरीज रिलेटेड टू फैक्ट्री ऑफिस, तो स्टूडेंट्स ये फैक्ट्री का ऑफिस था, फैक्ट्री का ऑफिस था, तो इसको फैक्ट्री ओवरहेड में भी ले सकते हो और इसको आप एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन में भी ले सकते हो, है ना। हम लोग यही पढ़ते थे कि एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन मतलब यही होता है कि खर्चा तो ऑफिस में हो रहा है पर वो प्रोडक्शन के लिए हो रहा है, तो आप इसे फैक्ट्री ओवरहेड में भी ले सकते हो और आप इसे एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन में भी ले सकते हो। प्रोडक्शन वेजेस, ये तो आपका लेबर में आई जाएगा। रिपेयर ऑन प्लांट एंड मशीनरी, जहां प्लांट मशीनरी आ जाए बिना सोचे समझे फैक्ट्री ओवरहेड लिख देना एकदम। अच्छा, रेंट, रेट्स, टैक्सेस, इंश्योरेंस, बताओ रेंट, रेट, टैक्सेस, इंश्योरेंस किस में लेंगे? फैक्ट्री ओवरहेड में ही ले लो और क्या। अच्छा नहीं नहीं बता रखा है कि किसका कितना है। फैक्ट्री का तो फैक्ट्री में चला जाएगा और ऑफिस का जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में आ जाएगा। सेल तो नॉर्मल आती है, ओपनिंग स्टॉक लिखते ही है, क्लोजिंग स्टॉक लिखते ही है। मटेरियल परचेज मटेरियल में आ जाएगा, एक्सक्लूडिंग जीएसटी है, अगर इंक्लूडिंग जीएसटी लिखा होता तो माइनस कर देना। ट्रैवलिंग एक्सपेंस सेलिंग ओवरहेड में आएगा स्टूडेंट्स, ट्रैवलिंग एक्सपेंस सेलिंग ओवरहेड होता है। मैनेजर सैलरी 1/4 ऑफिस 3/4 फैक्ट्री, तो फैक्ट्री वाला फैक्ट्री में डाल देना और 1/4 ऑफिस जो है वो आपका जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में डाल देना। डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी फैक्ट्री में ही जाएगा, डेप्रीसिएशन ऑन ऑफिस फर्नीचर जनरल में जाएगा। डायरेक्टर फीस हमारे क्वेश्चंस में भी था, डायरेक्टर फीस जनरल में ही जाता है। गैस एंड वाटर फैक्ट्री का है तो फैक्ट्री में डाल दो और गैस एंड वाटर ऑफिस का है तो जनरल में डाल दो, अगला जनरल एक्सपेंसेस ही लिखा हुआ है। तो आप लोग ऐसे मत सोचिए कि सर की इंस्टीट्यूट ने तो ये कर रखा है आरटीपी में तो वही तो करना चाहिए फिर, क्योंकि क्या है ना, आरटीपी बनाने वाली बॉडी अलग होती है, मतलब इंस्टीट्यूट भी टीम बना के रखता है, तो आरटीपी बनाने वाली टीम अलग है ना, सजेस्टेड आंसर बनाने वाली टीम अलग है, स्टडी मटेरियल बनाने वाली उनकी टीम अलग है, तो थोड़ा सा ओपिनियन का फर्क आते ही सोल्यूशन अलग हो जाता है। तो इसलिए हमारे साथ ये प्रॉब्लम होती है, तो हम लोग बेस किसको मानते हैं? हम लोग स्टडी मटेरियल को बेस मानते हैं, स्टडी मटेरियल के हिसाब से चलते हैं हम लोग सब कुछ। 11th क्वेश्चन स्टूडेंट्स, अगेन हमने ऐसा किया हुआ है ना, सेम हमारी बुक में भी ये क्वेश्चन 11 ही है, हमारी बुक में भी ये क्वेश्चन 11 ही है, ये वही क्वेश्चन है। तो जैसे इसमें एक तो डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन दे रखा है और नीचे भी बोल रखा है डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन, तो आप देखोगे मेरी बुक में सेम यही पॉइंट डला हुआ है मेरी बुक में कि मटेरियल कंजम्पशन कॉस्टिंग में अलग है और फाइनेंशियल में अलग है। और इसके अलावा एक पॉइंट है इसमें जो नया डाला इन्होंने, पर उसका कोई रोल ही नहीं है, दैट इज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस लिखा हुआ है फॉर ब्रांड बिल्डिंग है, कैपिटल इन नेचर, तो ये पी एंड एल में नहीं आता, नॉट शोन इन पी एंड एल, तो पी एंड एल में ये आएगा नहीं, तो ये रिकंसिलेशन में भी नहीं आएगा, ये रिकंसिलेशन में भी नहीं आएगा। कैपिटल नेचर के खर्चे हम लोग पी एंड एल में नहीं लेते हैं। और बैड डेट्स जैसे अभी तो कॉस्ट शीट में किया तो उसमें तो हमने बोला बैड डेट्स लेना है, ठीक है, पर अगर आपका नॉर्मल किसी अदर चैप्टर में आ रहा है, रिकंसिलेशन वाले चैप्टर में आ रहा है, तो बैड डेट्स पी एंड एल में आता है, फाइनेंशियल पी एंड एल में आता है, कॉस्टिंग में नहीं आता है। और वही क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड लिखा हुआ है
तो कैसे पता चले कि ये जनरल है या ये रिलेटेड टू प्रोडक्शन है? तो लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इज रिकवर्ड एट 4.8 पर यूनिट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो पर यूनिट ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट नहीं है ये, पर यूनिट ऑफ प्रोड्यूस नहीं है, पर यूनिट ऑफ सोल्ड है, तो मतलब ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है। तो जो मैंने 11th क्वेश्चन कराया था उसमें तो जनरल लिखा हुआ ही था वर्ड, इसमें जनरल लिखना भूल गए ये लोग, तो उससे हिंट तो लगी गया कि सोल्ड यूनिट्स का अगर करा रहे हो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड तो वो जनरल में ही लिया जाएगा। बाकी और कुछ भी नया नहीं था इस क्वेश्चन में। 12th क्वेश्चन तो स्टूडेंट्स एकदम फिगर टू फिगर मैच करा। तो हम बोलेंगे क्वेश्चन 6 कराया था मैंने बैच कॉस्टिंग में, मफिन्स नाम से कराया था मैंने, और इन्होंने उसके मफिन्स की जगह केक्स लिख दिया, बाकी वही क्वेश्चन है। प्रोसेस कॉस्टिंग एकदम सेम, वही क्वेश्चन 6, प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन 6 देख लेना मेरी बुक का, दोबारा ये करने की नीड नहीं है। जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन 16 देख लेना, जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट का एकदम सेम है ना, फिगर टू फिगर मैच करेगा, कोई चेंज नहीं है, दोबारा यहां से करने की जरूरत नहीं है। सर्विस कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग का क्वेश्चन अगेन, वैसे तो पावर हाउस का मैंने पावर जनरेशन प्लांट का एक क्वेश्चन करा रखा है, ये वही क्वेश्चन है, बस इसमें एक दो पॉइंट अलग है तो मैं समझा दे रहा हूँ। पहला पैराग्राफ मैं स्किप कर रहा हूँ अगेन, मतलब ये पहला जो थ्योरी इन्होंने पूरी दी है उसका कोई रोल नहीं है। बोल रहा है पावर जनरेट करते हैं हम लोग, तो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द रिकॉर्ड्स इन कनेक्शन विद द जनरेशन ऑफ पावर ड्यूरिंग द मंथ। तो पावर जनरेट करने के लिए हम लोग ये खर्चा कर रहे हैं, तो हम लोग यहीं पे इसकी कैलकुलेशन लिख लेंगे, आप भी चाहे तो यहीं कर लीजिएगा। कोल यूज किया हमने 1800 टन, 200 रुपए का, तो बताना कितना आएगा, 230 रुपए का, सॉरी 1800 इंटू 230 कितना आ रहा है, 4,14,000 का कोल आ रहा है क्या? पावर में कोल ही तो मटेरियल है, कोल से बना रहे पावर। अच्छा, उस पर फ्रेट लगता है 7%, तो 7% फ्रेट लगता है, तो ये 28,980 और ऐड हो गया। ऑयल दिया हुआ है 15 टन, 15 इंटू 4500, तो ऑयल यूज हो रहा है 67,500, एकदम यही नाम हमारे क्वेश्चंस में भी थे, कोल, ऑयल, वाटर, और 80,000 लीटर इंटू 0.07, तो ये आपका आ जाएगा 5,600। मतलब मैं तो ये बोलूँगा इंस्टीट्यूट ने सर्विस कॉस्टिंग का कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन डाल दिया इस क्वेश्चन में। आरटीपी में तो कुछ ज़्यादा ही इजी डाल दिया, इतना इजी आता नहीं है ना, ज़्यादा खुश मत हो जाना कि अच्छा ऐसा आएगा क्या। 50 लाख माइनस 2 लाख और डिवाइड बाय 10, तो आपका डेप्रीसिएशन आ जाएगा पूरे साल का, पर क्वेश्चन में चल रहा था ड्यूरिंग द मंथ, तो मतलब ये सब कुछ मंथली चल रहा है, तो इसको भी डिवाइड बाय 12 कर देंगे, तो आपका डेप्रीसिएशन आ जाएगा 40,000, है ना। हमको पर मंथ डेप्रीसिएशन चाहिए क्योंकि क्वेश्चन पर मंथ चल रहा है। सैलरीज एंड वेजेस 15 इंटू 1300, तो ये आपका 19,500 आ जाएगा, और 30 इंटू 1100 33,000 आ जाएगा, और 50 इंटू 900, तो ये आपका 45,000 आ जाएगा। अच्छा, रिव्यू ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ एशेज 150 टन्स एट 60 रुपीज पर टन, ये रिकवरी है, सॉरी, तो रिकवरी याद हो तो मैंने बोला था कि माइनस हो जाता है, तो 150 इंटू 60, तो ये आपका -9,000, हमारे क्वेश्चन में भी था सेल ऑफ एश। सैलरीज एंड वेजेस ऑफ जनरेटिंग स्टेशन 60 इंटू 1200, तो ये आपका 72,000 आ जाएगा, और सर 20 इंटू 1,000, तो 20,000 आ जाएगा। तो सर ऊपर भी तो सैलरी थी, तो ऊपर सैलरी थी बॉयलर हाउस की और नीचे थी जनरेटिंग स्टेशन की 20,000, एंड फिर 30 अनस्किल्ड वर्कर है 850 वाले, तो 25,500 आ जाएगा। ये पूरा एग्जैक्टली 30,000, ये सब तो दिया हुआ ही है, मैं क्या लिख रहा हूँ, 30,000 दिया हुआ ही है, 75, 15, 8, 12, 65, इन सब का ना टोटल लगा देना, तो इन सब का टोटल लगाओगे तो वो आएगा 997,080 आ रहा है,
ये कॉस्ट का टोटल आ रहा है, तो कॉस्ट निकालना कोई बड़ी बात नहीं थी इस क्वेश्चन में, मैंने कोई स्पेशल नहीं किया इसमें। अब आगे का पॉइंट अच्छा था इसमें, नॉर्मल लॉस आप लोग को पढ़ाया हुआ है मैंने, तो नॉर्मल लॉस जो पढ़ाया हुआ है तो बोल रहा है 2 लाख यूनिट पावर बनाया हमने। पावर की यूनिट वैसे क्या होती है, किलोवाट आवर्स, तो उन्होंने 2 लाख यूनिट ही लिख दिया। नॉर्मल लॉस है 3000 यूनिट्स, तो स्टूडेंट 2 लाख में से 3000 गए, आप जानते हो मटेरियल पढ़ा हुआ है आपने, गुड यूनिट्स वेयर करते हैं, तो 1,97,000 से डिवाइड हो जाना चाहिए। मेरे क्वेश्चन में तो इतना ही था, पर इसमें इन्होंने एक्स्ट्रा पॉइंट डाला है ना, ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, एग्जाम में आए तो आपको ध्यान से करना है। इलेक्ट्रिसिटी परचेज फ्रॉम ग्रिड, ग्रिड का मतलब हो गया जो ऑलरेडी कंपनी सप्लाई कर रही है। हम अगर पावर खुद जनरेट नहीं करते थे तो पहले कहाँ से लाते थे, तो किसी पावर हाउस कंपनी से ही तो लाते थे, उसको ग्रिड बोलते हैं। तो हम लोग ग्रिड से परचेज करते थे इलेक्ट्रिसिटी टू मीट इमरजेंसी रिक्वायरमेंट 5000 एट 6 रुपीज़ पर यूनिट। तो मैं बोल रहा हूँ कि आपने 5000 इलेक्ट्रिसिटी भी तो खरीदी है, तो 5000 इलेक्ट्रिसिटी खरीदी है, तो आपके जो यूनिट्स थे ना वो 1,97,000 आ रहे थे। 2 लाख में से 3,000 का नॉर्मल लॉस था, पर आपने 5,000 इलेक्ट्रिसिटी भी तो खरीदी है, तो आपकी जो यूनिट्स हो गई ना वो कितनी हो गई, 2,02,000 हो गई। एक्स्ट्रा यूनिट्स आ गए आपके पास 2,02,000। और फिर बोला 10% ऑफ द इफेक्टिव यूनिट्स जनरेटेड आर यूज्ड इंटरनली बाय द जनरेटिंग डिपार्टमेंट इटसेल्फ। ये पॉइंट मेरे क्वेश्चन में भी था कि 10% हमने खुद नहीं यूज कर लिया, तो अब इसका 10% माइनस करोगे तो आपकी जो नेट यूनिट्स आएगी वो 181,080 आएगी। ये पॉइंट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये नया पॉइंट था कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी खरीदते भी हैं, तो अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी खरीदते भी है तो 5,000 यूनिट उसका भी ऐड होएगा। अच्छा आप बोलोगे सर इस 5,000 का भी 10% करना है कि नहीं करना है, तो वो बोल रहा है कि 10% ऑफ द इफेक्टिव यूनिट्स, तो मैं तो यही मानूंगा ना कि मेरी इफेक्टिव यूनिट 2,02,000 है, इसलिए हम 2,02,000 का 10% करेंगे। अच्छा परचेज इलेक्ट्रिसिटी आर नॉट सब्जेक्ट टू एनी लॉस, इसमें कोई नॉर्मल लॉस नहीं होता है कि आप बोलो 5,000 में भी तो नॉर्मल लॉस होएगा सर, तो इसीलिए हमने पहले नॉर्मल लॉस माइनस किया फिर 5,000 ऐड किया। और इमरजेंसी परचेज यूनिट शुड बी एडेड टू द इफेक्टिव यूनिट्स अवेलेबल फॉर यूज, लिख भी दिया इन्होंने कि जो इमरजेंसी परचेज यूनिट्स है वो आपको ऐड करना है, तो इसीलिए हमने उसको ऐड करा है। तो आपका इससे फाइनली कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा, ये 181,800 आ रहा है, 181,800, तो 181,800 इधर आ रहा है स्टूडेंट्स, और आपकी जो कॉस्ट आई है मैंने टोटल बता दिया उसका 181,800 से डिवाइड कर देना, आपकी कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। सबको क्लियर है? अरे थोड़ा यस नो तो बोल दो, मुझे लगे तो सही कि सुन रहे हो। 16th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं बोलूंगा मैं, पर हाँ वैसे अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्टिमम मिक्स का क्वेश्चन है ये एक्चुअली। तो आई थिंक सो कि आप लोग को फर्स्ट सेकंड पार्ट तो आ गया होगा, थर्ड पार्ट नहीं आया होगा, पर मैं ये पूरा ही अच्छे से सॉल्व करा रहा हूँ, एकदम क्लीनली सॉल्व करा रहा हूँ। एनपी प्रोड्यूसेस 2 प्रोडक्ट्स पी एंड क्यू, स्टूडेंट्स ये सब हम लोग क्या सीए फाइनल में क्वेश्चन कराते थे, ये सब ऑप्टिमम मिक्स के जो भी आपको नए क्वेश्चन दिखते हैं ना, तो ये इंस्टीट्यूट कहाँ से ला रहा है, ये सीए फाइनल की उठा उठा के डाल रहा है, पर एग्जाम में नहीं आ रहे ये सब, तो इसलिए बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस पे नहीं आना है कि ऐसा हमारे एग्जाम में आ गया, तो एग्जाम में आ तो नहीं रहे, ट्रेंड वाइज बोलूँ तो नहीं आ रहे, ठीक है, पर आरटीपी में तो डालना होता है, इनको डराना होता है ना इनको, तो आरटीपी में कि आप लोग को कुछ नहीं आता है, ऐसे डराने के लिए कुछ भी डाल देते हैं, पर आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। द ड्राफ्ट बजट फॉर द नेक्स्ट मंथ इज एज अंडर, तो ये भी मंथली चल रहा है स्टूडेंट्स। पी और क्यू का बजटेड प्रोडक्शन दे रखा था 40,000 और 80,000, इतना तो हमने सोच ही रखा था कि हम पी 40,000 बनाएंगे और पी 80,000 बनाएंगे, और सेलिंग प्राइस है 25 और 50, टोटल कॉस्ट दे दी है, टोटल कॉस्ट दे दी है स्टूडेंट 20 और 40, और मशीन आवर्स पर यूनिट भी दे दिया है, मशीन आवर्स पर यूनिट भी दे दिया है ना 2 और 1, और मैक्सिमम सेल्स पोटेंशियल है 60,000 और 1 लाख,
मैक्सिमम सेल्स पोटेंशियल मतलब डिमांड। तो इस क्वेश्चन में जो सबसे पहली प्रॉब्लम थी ना, वो ये कि इन्होंने टोटल कॉस्ट दे दिया। टोटल कॉस्ट पर यूनिट नहीं होता, आप ऊपर लिख रहे हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। चलो एग्जाम में तो नहीं लिखाएगा कि मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, पर अभी तो लिखा हुआ है ना, दिख रहा है। और मेरा क्लियरली बोला हुआ है कि मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स कॉस्ट पर यूनिट नहीं होता है। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट पर यूनिट दे दिया इन्होंने। तो आपका सबसे पहला काम होगा कि इसको सेग्रीगेट करेंगे आप। इसको सेग्रीगेट करेंगे इनटू वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट, कि वेरिएबल कितना है और फिक्स्ड कितना है। उसके लिए इन्होंने इंफॉर्मेशन दी है। क्या इंफॉर्मेशन दी है स्टूडेंट्स? इंफॉर्मेशन ये दी कि द फिक्स्ड एक्सपेंसेस आर एस्टिमेटेड एट 9,60,000 पर मंथ। फिक्स्ड लिख दिया है यहाँ पर। अच्छा, आप बोल सकते थे सर हम क्यों ये नहीं मान ले कि ये वेरिएबल ही है। तो वही रीजन मैं बता रहा हूँ कि नीचे फिक्स्ड एक्सपेंस अलग से दे दिया है, तो मतलब वो टोटल बोल रहा है तो उसके अंदर फिक्स्ड भी है। इस टोटल कॉस्ट के अंदर वेरिएबल भी है और इस टोटल कॉस्ट के अंदर फिक्स्ड भी है। आपको सबसे पहला काम तो यही करना है कि इसको अलग करना है, बिना उसके क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट ही मत करो। अच्छा, द कंपनी एब्जॉर्ब्स फिक्स्ड ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स। तो अभी हम लोग इसको मशीन आवर्स से एब्जॉर्ब करके यहाँ पर 20 रुपीज में ऐड कर रहे हैं। 20 में जो फिक्स कॉस्ट है वो एब्जॉर्प्शन बेसिस पे लिया हुआ है। क्वेश्चन ने भी हिंट दे दिया कि हम एब्जॉर्प्शन लगा के बैठे हैं। विच आर फुल्ली यूटिलाइज बाय बजटेड प्रोडक्शन एंड कैन नॉट बी फर्दर इंक्रीज। और ये भी बोल दिया कि मशीन आवर्स की फैक्टर है। मशीन आवर्स से ही हमने एब्जॉर्ब किया है और मशीन आवर्स को ही बढ़ा नहीं सकते, तो मतलब मशीन आवर्स ही आपका की फैक्टर है। ऑप्टिमम मिक्स में हिंट कैसे पता लगता था कि ऑप्टिमम मिक्स का क्वेश्चन है? वो कुछ बोलता था कि ये कम है वो कम है, तो उससे समझ में आता था कि वो हमारा की फैक्टर है। When the budget was discussed, the managing director stated that the product mix should be altered to yield optimum profit. Hint दे दिया, optimum mix का क्वेश्चन है, optimum profit लाना है। The marketing director suggested that he would introduce a new product C, एक नया प्रोडक्ट लेके आएंगे C, each unit of which will take 1.5 machine hours, 1.5 घंटे लगेंगे इस प्रोडक्ट को करने में। However, a new machine involving a capital outlay of 2 lakh is to be installed for processing product C. पर एक नया मशीन भी हमको लाना पड़ेगा इसके लिए 2 लाख का। पर मैंने बार बार बोला हुआ है कि इन्वेस्टमेंट कॉस्ट नहीं होता, मशीन खरीदना आपकी कॉस्ट नहीं होती है। तो कैपिटल आउटले 2 लाख है, वो इन्वेस्टमेंट है। आपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन पढ़ लिया है, यू नो कि मशीन की कॉस्ट को हम लोग आउटफ्लो में लेते थे, उसको P&L में नहीं लेते हैं, वो कॉस्ट नहीं होता है। टू बी इंस्टॉल्ड फॉर प्रोसेसिंग सी। अच्छा, इससे एडिशनल फिक्स्ड ओवरहेड बढ़ेगा, ये खर्चा है हमारा। तो एडिशनल फिक्स्ड ओवरहेड बढ़ेगा न्यू मशीन की वजह से 60,000 रुपये महीने का। इसको मैं कॉस्ट मानूंगा, बिल्कुल ये तो कॉस्ट है ही। द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सी वॉज 21 रुपीज पर यूनिट। और जो नया प्रोडक्ट आएगा इसकी वेरिएबल कॉस्ट बता दी। अरे इसकी वेरिएबल कॉस्ट बता दी, नए प्रोडक्ट की तो वेरिएबल कॉस्ट बता दी, पुराने की कौन बताएगा? हम बताएंगे, और क्या बताएंगे। तो एक तो पॉइंट पूछा था, कैलकुलेट द प्रॉफिट एज पर ड्राफ्ट बजट फॉर द नेक्स्ट मंथ। प्रॉफिट निकालना है आपको ड्राफ्ट बजट का, मतलब ओरिजिनल जो उन्होंने सोच रखा था। और फिर आपको रिवाइज करना है मिक्स को, और फिर अपना ऑप्टिमम प्रॉफिट बताना है। और थर्ड पॉइंट तो ज्यादा ही स्पेशल था, है 3 लाइन का आंसर इसका, पर ठीक है स्पेशल तो है। कि वही बोल रहा है, कंपनी डिसाइड्स टू डिसकंटिन्यू आइदर पी और क्यू। पी और क्यू में से एक चीज को बंद कर देना और उसको सब्सटीट्यूट कर देना सी से। पी और क्यू में से जिसमें लोअर प्रॉफिट आ रहा है उसको तो बंद कर देना और उसकी जगह सी लेके आ जाना। फिक्स द सेलिंग प्राइस ऑफ सी। सेलिंग प्राइस ही तो पूछ लिया, वेरिएबल कॉस्ट तो दे दिया हमने सी का, पर सेलिंग प्राइस हमने मिसिंग कर दिया। इन सच अ वे एज टू यील्ड 15% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो स्टूडेंट मेरा ये पढ़ाया हुआ है कि जब भी ऐसे रिटर्न वगैरह लिखा होता है ना, इंटरेस्ट, रिटर्न, डेप्रिसिएशन, ये सब हमेशा पर एनम होते हैं। तो क्या है कि सब कुछ पर मंथ चल रहा था, सब कुछ पर मंथ चल रहा था, पर यहाँ पर आके इन्होंने ना थोड़ा सा गेम खेल लिया कि लिखा ही नहीं कि पर एनम है। पर ध्यान रखिए ये पर एनम ही होता है, रिटर्न्स हमेशा पर एनम होते हैं। बिसाइड्स मेंटेनिंग द सेम ओवरऑल प्रॉफिट, और प्रॉफिट भी वही आना चाहिए जो हमारा सेकंड अबव में आ रहा था। तो मैंने बोला कि ये मैं आपको प्रॉपरली एकदम करा रहा हूँ, है ना, आपको एकदम फेयर सोल्यूशन मिल जाए इसका अच्छा सा। 16 में सबसे पहले हम लोग को सेग्रीगेशन करना था
ऑफ टोटल कॉस्ट। सबसे पहले हमको टोटल कॉस्ट सेग्रीगेट करना था स्टूडेंट्स। तो टोटल कॉस्ट सेग्रीगेट कैसे करते हैं? तो हमको बोल रखा है P है और Q है। P की टोटल कॉस्ट पर यूनिट 20 रुपये है, Q की टोटल कॉस्ट पर यूनिट 40 रुपये है। तो अगर मैं इसमें से फिक्स्ड पता लगा लूँ तो बचा हुआ वेरिएबल हो जाएगा, और Q में भी फिक्स्ड पता लगा लूँ तो बचा हुआ वेरिएबल हो जाएगा। तो अब ये फिक्स्ड वेरिएबल कैसे लाएं सर? तो उन्होंने बोला हमने एब्जॉर्प्शन कर रखा है। तो एब्जॉर्प्शन कर रखा है तो मतलब रिकवरी रेट निकाली होगी। तो रिकवरी रेट का फॉर्मूला होता है बजटेड ओवरहेड, बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड मशीन आवर्स, बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड मशीन आवर्स। तो बजटेड ओवरहेड जो है ना स्टूडेंट्स, वो आपके कितने हैं? 9,60,000 दिए हुए हैं, और मशीन आवर्स निकाल लीजिए आप। तो थोड़ा बहुत हमने ABC में भी करा है ना, एब्जॉर्प्शन वगैरह तो आता ही है आपको अब। तो ये हो जाएगा, बजट था आपका कि P बनाएंगे 40,000 और उसके एक यूनिट बनाने में लगेंगे 2 आवर्स, और Q बनाएंगे 80,000 और उसके एक यूनिट बनाने में लगेंगे 1 आवर। तो ये हो जाएगा 9,60,000 डिवाइडेड बाय 1,60,000। तो आपकी रेट आ जाएगी 6 रुपीज़ पर मशीन आवर। रेट आ जाएगी 6 रुपीज़ पर मशीन आवर। तो 6 पर मशीन आवर, तो P बनाने में 2 आवर्स लगते हैं, तो 12 रुपये एब्जॉर्ब हुआ होगा, तो बाकी का 8 रुपये वेरिएबल होगा। और ऐसे ही 40 में है ना आपका 1 आवर इंटू 6, तो 6 रुपीज़, और बाकी का 34 वेरिएबल होगा। थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन डाल के इन्होंने हमको कंफ्यूज कर दिया। तो याद रखिए ये सेग्रीगेशन इस तरह से करना है। लिख लिया? क्या कर रहे हो, देख रहे हो या लिख रहे हो? बताओ तो सही। लिख लिया। अच्छा, फिर उसके बाद प्रॉफिट निकालने बोला था। तो प्रॉफिट निकालने के लिए आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बना देंगे बजट का। तो P और Q दो प्रोडक्ट है, उनका बजटेड वॉल्यूम गिवन है 40,000 और 80,000, और सेलिंग प्राइस जो है स्टूडेंट्स वो 25 और 50 है, और उसमें से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट माइनस कर देंगे, तो वो अपना आया 8 और 34। तो 8 और 34 माइनस कर देंगे तो आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा 17 और 16, और टोटल कंट्रीब्यूशन आएगा 40,000 इंटू 17, तो ये आ जाएगा आपका 6,80,000, और 80,000 इंटू 16 तो ये आएगा आपका 12,80,000। ग्रैंड टोटल करेंगे तो 19,60,000 आ जाएगा, और इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे 9,60,000, तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा 10 लाख का। प्रॉफिट आ जाएगा 10 लाख का। तो आप बोलोगे सर फर्स्ट पार्ट तो बिना वो करे ही आ रहा था हम लोग का, कि हम तो इधर टोटल कॉस्ट माइनस कर दिया, अपना आंसर तो आ रहा था। तो बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट तो आ जाएगा, पर सेकंड और थर्ड नहीं आएगा फिर। तो ये सेग्रीगेशन मैंने इसलिए पहले ही कर दिया, जैसे मुझे सेकंड और थर्ड में दिक्कत नहीं आए। आप मत करिए, आपको सेकंड पार्ट के लिए करना पड़ेगा, सेग्रीगेट तो करना ही पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो निकालना ही पड़ेगा। तो सेकंड पॉइंट में वो बोल रहा था ऑप्टिमम मिक्स बनाइए। तो ऑप्टिमम मिक्स बनाइए स्टूडेंट्स, तो उसके लिए हम लोग रैंकिंग करते थे पहले। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मैंने निकाल दिया पहले ही, तो मेरे काम आ गया ये 17 और 16, और डिवाइड कर देंगे की फैक्टर से, दैट इज मशीन आवर्स पर यूनिट से। तो 2 आवर और 1 आवर, तो आपका कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर आ जाएगा 8.5 और 16। ये किसने बोला कि जो आरटीपी का सोल्यूशन का पैटर्न है वही फॉलो करना जरूरी है? आप अपने तरीके से करिए ना, आपका यही आंसर आ रहा है, वो भी उन्होंने भी यही दिया है, 8.5 और 16। तो रैंकिंग आ जाएगी, तो रैंकिंग आ जाएगी तो क्यू का फर्स्ट हो जाएगा, पी का सेकंड हो जाएगा, इसी का लोअर प्रॉफिट है। इससे आप अपना ऑप्टिमम मिक्स बना लेंगे। तो ऑप्टिमम मिक्स का मैंने क्वेश्चंस तो करवा ही रखा है, तो आपको आइडिया तो है ही कि हाँ रैंकिंग करते थे। तो रैंक प्रोडक्ट यूनिट्स और मशीन आवर्स हो जाएगा। तो फर्स्ट रैंक
इवन मैंने तो ये भी पढ़ा रखा है कि रैंक से स्टार्ट करना ज़रूरी नहीं है। अगर कोई कमिटमेंट होता है आपका कि हमको ये वाला प्रोडक्ट तो बनाना ही पड़ेगा, तो पहले वो बनाया जाता है, फिर उसके बाद रैंक देखा जाता है। तो फर्स्ट रैंक है स्टूडेंट प्रोडक्ट क्यू, और प्रोडक्ट क्यू की यूनिट्स कितनी है, कितना बनाना है, डिमांड 1 लाख है, तो 1 लाख ही बनाओ ना फिर। तो 1 लाख घंटे तो इसमें ही लग जाएंगे। टोटल 1,60,000 आवर्स है, तो स्टूडेंट्स इसमें 60,000 आवर्स बचेंगे। सेकेंड रैंक आपका पी हो जाएगा और आपकी यूनिट्स बन जाएगी 30,000, यूनिट्स बन जाएगी 30,000। क्या इसका प्रॉफिट भी पूछा था इन्होंने, दिया है क्या आंसर में प्रॉफिट? प्रॉफिट भी निकाला है। और जो मैं भी क्लास में सिखाता था कि मिक्स बना रहे हो तो प्रॉफिट तो निकाल दो। तो पर्टिकुलर्स पी और क्यू, तो वॉल्यूम डिसाइड हो गया कि पी का 30,000 ही बनेगा, क्यू का 1 लाख बनेगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हम निकाल ही चुके हैं 17 और 16, तो टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा दैट इज 5,10,000 और 16 लाख, और ग्रैंड टोटल 21,10,000 और माइनस फिक्स कॉस्ट 9,60,000, तो प्रॉफिट आ जाएगा आपका 11,50,000। अच्छा, ये प्रॉफिट इसलिए भी निकालना है क्योंकि थर्ड पॉइंट में उन्होंने यही तो बोला, टू मेंटेन द सेम प्रॉफिट, टू मेंटेन द सेम प्रॉफिट एज इन सेकेंड अबव। तो हमने उसको प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ दिखा दिया। अब इसके थर्ड पॉइंट में वो बोल रहा था डिसकंटिन्यू करना है किसी एक को, तो आप डिसकंटिन्यू किसको करोगे, पी को, क्योंकि पी का प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कम है, मतलब उसका रैंकिंग कम है। तो उसका रैंकिंग कम होने की वजह से, क्योंकि वो सेकेंड रैंक है, तो इसलिए हम पी को डिसकंटिन्यू करेंगे। तो स्टूडेंट इससे मशीन आवर्स रिलीज हो जाएंगे आपके। पी को बंद करने से कितने घंटे बचेंगे, पी था कितना घंटे, कितने ले रहा था 60,000, तो आपके ये 60,000 घंटे क्या होंगे, रिलीज हो जाएंगे। ये 60,000 आवर्स आपके रिलीज हो जाएंगे। और इस 60,000 आवर्स को अब कौन यूज करेगा, टू बी यूज्ड बाय सी। तो बता सकते हो यूनिट्स ऑफ सी कितने बन जाएंगे, तो सी यूज करेगा अब इसको, तो 60,000, और एक यूनिट बनाने में वो बोल रहे थे कि लगता है 1.5 आवर्स, तो 1.5 आवर्स तो आपके 40,000 सी बन जाएंगे। ये क्लियर है क्या? वो उन्होंने बोला जिसमें फायदा कम है उसको आप बंद कर दीजिए, तो इसलिए हमने पी को बंद कर दिया। तो उसके जो आर्स लग रहे थे वो अब हम लोग दूसरे प्रोडक्ट में यूज कर लेंगे, दैट इज सी में यूज कर लेंगे। तो सी में 40,000 यूनिट बन जाएंगे। अच्छा, इसकी सेलिंग प्राइस मिसिंग है, वही हमको निकालना है। तो हम बोलेंगे लेट द सेलिंग प्राइस बी एक्स। मैं इंस्टीट्यूट के सोल्यूशन पे नहीं जा रहा हूँ, मैं अपने तरीके से इजी तरीके से आपको समझा रहा हूँ। लेट द सेलिंग प्राइस बी एक्स। तो आपका फॉर्मूला एक होता है कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, है ना। हमको प्रॉफिट दे रखा है, हमको फिक्स कॉस्ट दे रखा है, तो हम बोल रहे हैं इक्वेशन बन रही है कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो कंट्रीब्यूशन स्टूडेंट्स क्यू का तो सेम ही आएगा, क्योंकि हमने क्यू को बंद नहीं किया है, तो क्यू का कंट्रीब्यूशन तो एज इट इज आ जाएगा। तो क्यू का कंट्रीब्यूशन कितना आएगा आपका 16 लाख। क्यू का कंट्रीब्यूशन कितना आया 16 लाख, ये क्यू का कंट्रीब्यूशन है। और सी का कंट्रीब्यूशन आएगा 40,000 इंटू एक्स माइनस 21। कंट्रीब्यूशन कैसे आता है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इंटू यूनिट्स। तो यूनिट्स मुझे पता है, सेलिंग प्राइस एक्स मान लिया, वेरिएबल कॉस्ट 21 दिया हुआ है, तो सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट किया तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया, और उसको यूनिट से मल्टीप्लाई किया तो सी का कंट्रीब्यूशन आ गया ना। तो क्यू का भी कंट्रीब्यूशन आ गया, सी का भी कंट्रीब्यूशन आ गया, इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट 9,60,000 तो ऑलरेडी था, और 60,000 उन्होंने बोला और बढ़ जाएगा, तो ये आपकी फिक्स कॉस्ट हो गई है ना, फिक्स कॉस्ट हो गई है आपकी। और प्लस प्रॉफिट, तो प्रॉफिट इन्होंने बोला कि सेम रखना है, कितना रखना है, जो पहले पार्ट में आया था वही रखना है बोल रहे हैं। तो 11,50,000 का अपना सेकेंड पार्ट में आया वही रखना है, और प्लस कैपिटल एम्प्लॉयड जो था ना 2 लाख, उसका 15% रिटर्न चाहिए, और इंटू 1/12 हो जाएगा ये।
इंटू 1/12, तो ये बन गया 16 लाख प्लस 40,000 इंटू एक्स माइनस 21 इक्वल्स टू 10,20,000 की फिक्स कॉस्ट प्लस 11,50,000 का प्रॉफिट, और ये शायद 2,500 आएगा, 2 लाख इंटू 15% डिवाइड बाय 12, तो 2,500 रुपये का ये प्रॉफिट भी चाहिए। तो मैं ब्रैकेट ओपन नहीं कर रहा हूँ, 40,000 इंटू एक्स माइनस 21 ही रहने दे रहा हूँ इसको, और 16 लाख को राइट साइड ले जाऊंगा। 10,20,000 प्लस 11,50 प्लस 2,500 माइनस 16 लाख, तो ये आपका 5,72,500 आ जाएगा। 40,000 से डिवाइड करिए तो आपका x माइनस 21 14.31 आएगा, तो आपका x आ जाएगा 35.31। ये आपका आंसर है। कुछ नहीं आया हो प्लीज तो बोलिए इसमें। तो आप बोलोगे सर आपको ऐसे कैसे आ गया इतनी जल्दी, और इंस्टीट्यूट का सोल्यूशन भी फॉलो नहीं किया, क्योंकि मैं फाइनल की कॉस्टिंग पढ़ाता था ना, तो मुझे पता है कि ये क्वेश्चन वहाँ था और हम वहाँ ऐसे ही कराते थे। अब वहाँ पर हट गया है तो इसलिए वो वहाँ के क्वेश्चन यहाँ पे डाले जा रहे हैं, ठीक है, पर ऐसे तो कितने ही कर लोगे। वहाँ पर हम लोग 70 क्वेश्चन कराते थे ऑप्टिमम मिक्स के, कौन सा वाला करोगे, इसलिए ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। ये वाला आया हुआ है, ये अगर एग्जाम में है तो ऐसे करना है। तो ऐसा हुआ है जनवरी अटेम्प्ट में भी इन्होंने फाइनल का क्वेश्चन डाल दिया था, मई वाले में भी डाल दिया था, इसमें भी डाल दिया है, पर आए नहीं है ये। तो आप तो बस ये कर लीजिए, सफिशिएंट है। सबको क्लियर है? लास्ट पार्ट, लास्ट पार्ट पे बहुत डाउट आए थे मेरे पास। सबको क्लियर है क्या लास्ट पॉइंट? तो ये 15% पर एनम वाली बात ध्यान रखना एक तो, ठीक है, और सेलिंग प्राइस एक्स मानना है, ये ध्यान रखना। 17 क्वेश्चन सेम स्टूडेंट्स आया था, है ना। अगर आपने बजटरी कंट्रोल का क्वेश्चन नंबर 5 कर रखा है तो आपको ये सेम ही लगेगा, है ना। पर अगर आपने वो नहीं कर रखा है तो मैं यही बोलूँगा वो कर लो, है ना, वो करोगे तो ही आएगा, वरना आपको नहीं आएगा। तो इसमें ऐसे लिखा हुआ था कि X has carefully analyzed the trends and projected its sale figure। वही सेल दे दिया चारों क्वार्टर का, हमारे उस क्वेश्चन में भी चारों क्वार्टर की सेल दी हुई थी। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दे दिया इसमें, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है 11,250, क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर है 18,375। प्रोडक्शन पैटर्न जैसे मेरे उस क्वेश्चन में था 80% ऑफ करंट सेल एंड 20% ऑफ नेक्स्ट मंथ सेल, इसमें लिख दिया 75% ऑफ करंट सेल एंड 25% ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर सेल। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ करंट क्वार्टर टू बी मेंटेन्ड, अच्छा क्लोजिंग स्टॉक भी बता दिया कि अगले क्वार्टर का 25% जो हम बना रहे हैं यही क्लोजिंग होगा। और फिर इसके अलावा रॉ मटेरियल का भी ओपनिंग क्लोजिंग दे दिया था, तो ओपनिंग का 15,000 और क्लोजिंग बता दिया 7500 साल के एंड में। एक यूनिट बनाने में 4 किलो लगता है, और सेम इसी तरह का एक परसेंट दिया हुआ था उस क्वेश्चन में, और प्राइस दी हुई है, आपको ये 4 बजट बनाने हैं। तो मैं थोड़ा सा बस याद दिलाने के हिसाब से आपको करा दे रहा हूँ, टाइम भी है अपने पास तो अपन कर लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन ही है। जैसे प्रोडक्शन बजट है, तो अगर आपका करा हुआ है 5th क्वेश्चन तो आप सिर्फ देख लो, और नहीं करा है तो फिर मैं बोलूँगा पहले वही करो, है ना, तभी ये आएगा आपको। तो हम लोग कुछ इस तरह से प्रोडक्शन बजट बना लेते थे। तो इसमें आपका क्वार्टर 1 आ जाएगा, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। तो सबसे पहले बजटेड सेल्स, तो बजटेड सेल्स जो है ना वो क्वार्टर 1 में कितना है 45,000, क्वार्टर 2 में 56,250, क्वार्टर 3 में 61,875, क्वार्टर 4 में 67,500। प्लस करते हैं हम लोग क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन ने बोल दिया है कि अगले क्वार्टर की सेल का 25%, तो ये आपका 14,063 आ रहा है, इसका 25%, फिर 61,875 का 25%, तो 15,469 आ रहा है, फिर इस 67,500 का 25%, तो 16,875 आ रहा है। ये वाला नहीं निकल पाया,
अच्छा, माइनस करते थे हम लोग ओपनिंग स्टॉक, तो ये जो 14063 है ये सेकेंड क्वार्टर का ओपनिंग बन जाएगा, 15469 थर्ड क्वार्टर का ओपनिंग बन जाएगा, 16875 फोर्थ क्वार्टर का ओपनिंग बन जाएगा, और फर्स्ट क्वार्टर का ओपनिंग गिवन था 11250, तो आपका प्रोडक्शन आ रहा है इसमें, तो 45,000 प्लस 14063 माइनस 11250, तो 47813 है, जो आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि ये 45,000 का तो 75% है और प्लस 56,250 का 25% है। चेक करिए, 45,000 का 75% और 56,250 का 25%, तो 47813 आ रहा है। ऐसे ही इधर आ जाएगा आपका 57656, और ऐसे ही आ जाएगा 63281, ये वाला नहीं पता, तो ये वाला नहीं पता तो कैसे करें अब? क्लोजिंग कैसे निकालें? तो अब क्या कर सकते हैं, हम पूरे साल की प्रोडक्शन निकाल लेंगे। क्लोजिंग दे रखा था ना, सॉरी, हाँ इसमें तो दिया हुआ ही था, तो 18375 क्लोजिंग दिया हुआ ही था, ये गिवन ही था एक्चुअली, प्लस 18375 माइनस, वरना मैं ये बोल रहा था कि हम ऐसा भी कर सकते थे कि हम पूरे साल का प्रोडक्शन निकाल लेते, तो ये बैलेंसिंग फिगर हो जाता, तो भी आपका क्लोजिंग स्टॉक आ जाता। मतलब मैं ऐसा भी कर सकता था कि पूरे साल का सेल ले लेता, उसमें क्लोजिंग ऐड कर देता पूरे साल का, और ओपनिंग माइनस कर देता पूरे साल का, तो आपका पूरे साल का प्रोडक्शन आ जाता, तो बैलेंसिंग फिगर ये आ जाता, उससे क्लोजिंग स्टॉक आ जाता। फिफ्थ क्वेश्चन में ऐसा करवाया हुआ है मैंने। फिर इनको मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट 4-4 किलो से, तो आपका कंजम्पशन आ जाएगा और उससे परचेज बजट बन जाएगा। ध्यान है क्या, फिफ्थ का रहा था क्या? हाँ, तो वही क्वेश्चन है ये ना। अच्छा, एक ये डाउट भी आता है कि सर थ्योरी कितना पढ़े कॉस्टिंग में, तो देखिए वैसे तो फिर मैं अवॉइड ही करने बोलता हूँ, क्योंकि क्या है कि मतलब आप अदर सब्जेक्ट्स भी है थ्योरी के, ऑडिट भी है, लॉ भी है, एसएम भी है, उन पे ज़्यादा फोकस करिए, एएस लर्न करने आपको वो करिए, पर फिर भी मैंने जो आपको टेस्ट में मॉक टेस्ट पेपर में क्वेश्चंस दिए हैं थ्योरी के, वो लर्न कर लीजिए। इंस्टीट्यूट के आरटीपी के एमटीपी के थ्योरी के क्वेश्चंस लर्न कर सकते हो आप, लिमिटेड कर सकते हैं, ऐसे बहुत ज़्यादा करने जाएंगे तो बहुत सारा है, ठीक है। और मैंने एक पीडीएफ भी भेजा था आपको इम्पॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस का, तो वो कर सकते हो आप लोग, तो वो मेरे ख्याल से उससे आपके 2-3 क्वेश्चन स्ट्राइक कर जाएंगे उससे ही। तो ज़्यादा मत करिए थ्योरी, है ना, लिमिटेड ही रखें। ये वाला मैंने किया था, चलो वापस भेज देता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन लास्ट अटेम्प्ट में आया था कि जॉब कॉस्टिंग और बैच कॉस्टिंग में फ़र्क क्या होता है, तो वो ऑलरेडी इस इम्पॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस में था, तो वो हो गया आराम से बच्चों से, है ना। मैंने छाट के ही वो सिलेक्ट करे हैं कि जो मुझे लगता है कि हाँ बहुत ज़्यादा चांस है ये वाले आ सकते हैं, वही ध्यान रखें, वरना ऐसे तो फिर बुक खोल के बैठ जाओ स्टडी मटेरियल को, इतनी थ्योरी देखेगी पागल हो जाओगे, तो अनलिमिटेड है। और ये भी तो है कि अगर मान लो सारा ही प्रैक्टिकल आ गया तो थ्योरी अटेम्प्ट ही नहीं करना पड़ेगा शायद, तो इस वजह से हम लोग ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं।